हेलो दोस्तों। कैसे आप सभी लोग। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक बराबर पहुंच रही है या नहीं। जल्दी से कमेंट कीजिए। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आज का दिन बड़ा ही खास है, क्योंकि आज गिनीज वर्ल्ड होल्डर डॉक्टर विनोद शर्मा जी यहाँ पर लाइव आने वाले हैं और आप सभी को यहाँ पर बहुत सारी बातें बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मुझे आपसे ये बात जाननी है कि मेरी आवाज़, मेरी वॉइस आपके कानों तक पहुँच रही है या नहीं। अगर मेरी आवाज़ बराबर आपके कानों तक पहुँच रही है तो प्लीज़ नीचे कमेंट में मुझे बताइए। मुझे लगता है कि मेरी जो वॉइस है, मेरी जो आवाज़ है, बराबर आप लोगों तक पहुंच रही है। और हम लोग बार बार आप लोगों को मैसेज सेंड कर रहे थे, बार बार आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे रहे थे कि डॉक्टर विनोद शर्मा जी लाइव आने वाले हैं। आज का दिन बड़ा ही खास है और बहुत सारी बातें आपसे यहाँ पर करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हर घर के अंदर बच्चों में एक समस्या होती है। बच्चा पढ़ाई करता है, याद करता है, लेकिन थोड़े दिनों के बाद में वो सारी चीज़ें भूल जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चा टेंशन में रहता है। जब भी पेपर देने के लिए एग्जाम में बैठता है तो उसके माइंड के ऊपर जो स्ट्रेस होता है बहुत ज़्यादा होता है कि उस बच्चे ने साल भर जो भी पढ़ाई करी है, क्या उसे उस वक्त ऑन द स्पॉट याद आएगा या नहीं आएगा। लेकिन अक्सर ऐसा ही होता है, बच्चा बहुत सारी चीज़ें भूल जाता है। ये स्थिति आपके साथ भी हुई है, आपके घर के अंदर भी होती है, आपके परिवार में भी होती है और हिंदुस्तान के हर एक घर में ये समस्या है। लाखों करोड़ों बच्चे आज के टाइम में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हर बच्चे का अपने माता पिता से एक ही सवाल है कि पापा, मम्मी, मैंने याद तो किया था लेकिन एग्जाम में जाने के बाद मैं भूल गया। जी हाँ दोस्तों, ऐसा अक्सर होता है। इस समस्या का निवारण कैसे करें, बच्चे के माइंड में जो स्ट्रेस रहता है उसको खत्म कैसे करें, ये सारी बातें बताने के लिए यहाँ पर आने वाले हैं डॉक्टर विनोद शर्मा जी। आपसे ढेर सारी बातें करेंगे। हम सभी के बीच में यहाँ पर आ रहे हैं ब्रेन साइंस के नंबर 1 ट्रेनर, गिनीज वर्ल्ड होल्डर डॉक्टर विनोद शर्मा जी। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं हूं विनोद शर्मा, आपके दिमाग का दोस्त, आपका दोस्त। ब्रेन साइंस समझाने के लिए आज आपके बीच में हूं और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि पढ़ाई में इसे कैसे यूज़ करते हैं। मेरा जो मेन काम है वो यही है कि एजुकेशन साइकोलॉजी और ब्रेन साइंस को कैसे कोई भी इंसान अपनी पढ़ाई या अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर सकता है। लगभग 15 इयर्स मैंने इस साइंस पे काम किया है। तो चलिए आज बात करते हैं क्या होता है ब्रेन साइंस। और थैंक यू सो मच ब्रेन साइंस इंडिया और जितने भी प्लेटफॉर्म हैं जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारी उन सब फ्रेंचाइजीज़ को जिन्होंने आज इसे ऑर्गेनाइज़ किया है और पूरे इंडिया से इसमें लोग जुड़ रहे हैं। काफ़ी सारे लोग इसमें जानने के इच्छुक थे और मेरे पास बहुत सारे मेल्स भी आए, मैसेजेस भी आए हैं और उन्होंने अपने अपने क्वेश्चंस भी मुझसे पूछे थे। इन सबका आंसर मैं आज करूँगा। लगभग भारत की मैक्सिमम जो भी हमारी फ्रेंचाइजीज़ हैं जिन्होंने अभी तक इंडिया के अंदर ब्रेन साइंस पे ट्रेनिंग ले रखी है या कुछ न कुछ सीखा है, उनके माध्यम से आप यहाँ जुड़ रहे हैं। तो उन सबको मेरी तरफ से लॉट ऑफ अप्रिशिएशंस और इसी के साथ साथ बहुत सारा अप्लॉज। और मुझे उम्मीद है कि आज की मेरी बात उन्हें भी समझ में आएगी और आप सबके काम भी आएगी। एक प्रॉमिस मैं आपको कर सकता हूँ कि अगर आप ब्रेन साइंस को समझ जाएंगे, मेरी बात को समझ जाएंगे, तो आप आगे से पढ़ाई का एक नया रूप देखेंगे। इट इज़ अ सीक्रेट ऑफ स्टडीज़, इट इज़ अ सीक्रेट दैट इज़ गोइंग टू बी रिवील्ड विच इज़ गोइंग टू चेंज द वे यू स्टडी फॉर एवर। पढ़ाई का प्रोग्राम है तो पढ़ाई की ही बातें करेंगे, लेकिन किसी नए अंदाज में करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, जब मैं छोटा था तो मेरे पापा से मैंने एक बात पूछी थी कि मेरे पापा बड़े गुस्से वाले हैं, डांटते रहते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आपको हमेशा गुस्सा आता रहता है, क्या कोई एक दिन है आपकी लाइफ का ऐसा जब आपको गुस्सा ना आया हो, जब आप चिढ़े ना हो? क्योंकि हर वक्त ही गुस्सा रहते थे, है ना। मतलब आपके भी कई बच्चों के फादर होते हैं ना, गुस्से वाले होते हैं, ऐसे ही। तो मैंने पापा से पूछा कोई एक दिन है लाइफ का जिसमें कभी भी ऐसा आपको गुस्सा नहीं आया हो? तो बोलते हैं एक ही दिन है मेरी ज़िंदगी का जब मैं बहुत खुश हुआ था, अदरवाइज तो तुम सब लोगों की वजह से मुझे हमेशा गुस्सा आता रहता है। मैंने कहा अच्छा बताओ कौन सा दिन? तो कहते हैं कि उस दिन जिस दिन मेरे 10th क्लास का रिजल्ट आया था। मैंने कहा अच्छा ऐसा क्या हुआ, बताओ बताओ। तो बोले कि ऐसा है कि उस दिन मेरे घर में 50 लोग आके मुझे बधाई देके गए।
खुद प्रिंसिपल सर जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ से स्कूल से आए, उन्होंने गले लगा करके पीठ थपथपा के मेरे पापा से यानी तुम्हारे दादाजी से कहा कि आपका बेटा नहीं है कंप्यूटर है, इसने तो स्कूल का नाम रोशन कर दिया। मैं बहुत क्यूरियस हो गया, मैंने कहा अच्छा और क्या हुआ? बोले सारे फ्रेंड्स मेरे घर पे आ गए, बहुत सारी मालाएं पहनाई, बहुत सारा सेलिब्रेशन हुआ, पूरे तुम्हारे दादाजी ने यानी मेरे पिताजी ने पूरे पूरे परिवार को, पूरे पड़ोसियों को मिठाई खिलाई। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। आज तो सेलिब्रेट जब करते हैं तो केक, पिज़्ज़ा, पेस्ट्री, बर्गर इनसे करते हैं। उस ज़माने में, आज मेरे फादर 60 ईयर्स के हैं, ये तब की बात है जब वो भी 10th क्लास में पढ़ते थे। तो ऐसा क्या हुआ, मैंने उनसे पूछा, बोले 10th क्लास के रिजल्ट वाले दिन मेरे घर में एकदम खुशियों का माहौल था, मेले जैसा माहौल था, एक उत्सव, एक सेलिब्रेशन था, एक बहुत ही हैपनिंग ओकेजन था। मैं पूछने लगा कि मुझे लगा पापा शायद मेरिट वेरिट में आ गए होंगे, क्योंकि ऐसा तभी होता है। मैं कहा ऐसा क्या हुआ? बोले उस दिन मेरे पिताजी यानी तुम्हारे दादाजी ने कहा कि हमारे घर का सपना पूरा हो गया, हमारे घर में तो इस पूरे खानदान का सबसे इंटेलिजेंट आदमी पैदा हो गया। मैंने पूछा ऐसा क्या हुआ था? बोले मेरे सबसे ज़्यादा परसेंटेज बने थे 10th क्लास में। मैंने कहा पूछा अच्छा कितने बने थे? तो कहते हैं मेरे 55%। अब आप में से कई लोगों को हंसी आ रही होगी, बच्चों को भी आ रही होगी, बिल्कुल मुझे भी आई थी। मैंने कहा पापा एक बात बताओ, आपके 55% बने 10th क्लास में तो मिठाई, और मेरे 65% बने 10th क्लास में तो पिटाई। ये तो बहुत नाइंसाफ़ी है, आपसे तो ज़्यादा मार्क्स आए थे, फिर भी आपने मुझ पर तो गुस्सा किया था। तो पापा ने बोला बेटा ऐसा है, जब मेरे 55% आए थे तो मेरे ही 55% आए थे, और जब तेरे 65% आए थे तो तेरे ही 65% आए थे। मैंने कहा मतलब? बोले मतलब ये है कि जब मेरे 55% आए थे तब सारे दोस्तों में, कम्युनिटी में, विसिनिटी में, स्कूल में, हर जगह जितने भी लोग थे मेरे कंपटीशन में, उनमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज मेरे आए थे। और जब तुम्हारे 65% आए तो बहुत ही एवरेज थे, तुमसे तो पड़ोसी का बच्चा भी आगे निकल गया था, सबसे कम ही तुम्हारे आए। तब मुझे समझ में आया कि परसेंटेज लाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो परसेंटेज उस टाइम पर कितने कम लोग ला पाते हैं ये इंपॉर्टेंट है। और इसी से बनती उन परसेंटेज की वैल्यू जिसे हम कहते हैं MSV यानी मार्कशीट वैल्यू। मेरे फादर के टाइम पे इट वाज 55%, मेरे टाइम पे इट वाज 65%, और अभी हो गई है 95%। यस और नो? कॉमन सेंस की बात है कि जितनी मेहनत, जितना टाइम और जितने एफर्ट्स 55% को लाने में लगेंगे, उससे कहीं ज़्यादा मेहनत, उससे कहीं ज़्यादा एफर्ट और कहीं ज़्यादा टाइम 95% लाने में लगेंगे। इसीलिए अगर आप आज के बच्चे का शेड्यूल देखें तो 8 घंटे स्कूल में, 4 घंटे 2 घंटे कोचिंग सेंटर पर, और उसका बाकी का सारा दिन घर पे, हर वक्त बच्चा कुछ ना कुछ पढ़ाई करता रहता है और फिर भी स्ट्रेस में रहता है। आज स्कूल में स्मार्ट बोर्ड है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ आ गई, उसके बावजूद भी स्ट्रेस ज़्यादा है। बच्चे का मैक्सिमम टाइम, खास तौर पे वो बच्चे जो 95% लाना चाहते हैं, उनका तो मैक्सिमम टाइम पढ़ाई में और उसके बाद सोने में ही निकलता है। मैंने कैलकुलेशन लगाई, 8 घंटे स्कूल में, 2 घंटे कोचिंग सेंटर पर, 1 घंटे स्कूल की पढ़ाई, 1 घंटे कोचिंग वाले की पढ़ाई, 1 घंटे स्कूल का होमवर्क और 2 घंटे कोचिंग वाले का होमवर्क, ये सब मिलाकर के लगभग 15 आवर्स तो बच्चा सीधा अपनी पढ़ाई को दे रहा है। मेरे फादर के ज़माने में जब कोई कोचिंग जाता था तो लोग ऐसे पूछते थे, आप कोचिंग भी जाते हो? वाह। आज अगर कोई कोचिंग नहीं जाता तो लोग ऐसे पूछते हैं, आप कोचिंग नहीं जाते हो? वाह। यानी कि कोचिंग, अभी तो कोविड का टाइम है तो फिर भी वो बंद हो गए, लेकिन अभी भी जब हमने डेटा निकाला तो 72% स्टूडेंट जितने भी इंडिया में जो सेकेंडरी एजुकेशन में पढ़ते हैं यानी 4th to 10th क्लास, वो कोचिंग जाते ही जाते हैं। राइट? सोच के देखिए, स्कूल में जो पढ़ के आए फिर से कहीं और से पढ़ना है, क्यों? क्योंकि मार्क्स के साथ में कोई समझौता नहीं हो सकता। तो हमें ऐसा ट्रेंड है, ऐसा फैशन है, हमें फीलिंग है कि कोचिंग ही हमारे परसेंटेज को एक्चुअली स्टाउट कर सकती है, एक्चुअली स्टैब्लिश कर सकती है, एक्चुअली गारंटी कर सकती है। और इसीलिए एक नई इंडस्ट्री खड़ी हो गई, कोचिंग इंडस्ट्री। वही सब्जेक्ट हम कहीं और भी पढ़ने जाते हैं और मदर, फादर, पेरेंट्स इस बात का दोबारा पैसा देते हैं। एक बार स्कूल को देते हैं, फिर उसी चीज़ को वापस किसी और से पढ़ने के लिए किसी और को भी देते हैं। लेकिन क्या अंतर है कोचिंग या स्कूल में? कुछ खास नहीं, उसी चीज़ को दोबारा रियलाइज़ कराया जाता है। तो फिर कोचिंग सेंटर पे जाने से ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ कैसे जाते हैं? उसका वजह है यूनिट टेस्ट, रिपीटेटिव टेस्ट, मैक्सिमम टेस्ट। टेस्ट पर टेस्ट होते रहते हैं, बच्चा उस टेस्ट के चक्कर में याद करता ही रहता है। संडे को भी आप देख लीजिए, मैक्सिमम कोचिंग सेंटर्स पे यूनिट टेस्ट होते हैं। तो बच्चे की फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्ट, स्कूल की फ्रीक्वेंसी तो CBSE बोर्ड के हिसाब से या स्कूल के करिकुलम के हिसाब से बनी हुई है, लेकिन कोचिंग सेंटर की फ्रीक्वेंसी है हर वक्त टेस्ट, और इस वजह से बच्चे उसकी तैयारी करने में लगे रहते हैं और मार्क्स ले भी आते हैं। लेकिन सवाल ये है कि उससे हो क्या रहा है? अभी मैंने देखा 15 घंटे तो बच्चा पढ़ रहा है, 8 घंटे बच्चा सोता है। 15 + 8 हाउ मैनी? 23 आवर्स। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स। 24 आवर्स में से 23 आवर्स तो 90% मार्क्स लाने में और सोने में चले गए। यानी कि पढ़ाई के अलावा कोई चीज़ अगर लाइफ में ज़रूरी है
तो उसके लिए आपकी खुद की लाइफ के लिए आपके पास बचता है 1 घंटा। उसमें नहाना धोना, खेलना कूदना, घूमना फिरना, दोस्तों से मिलना। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा स्पोर्ट्समैन बन सकता है, म्यूजिक में कुछ अच्छा कर सकता है, तो उस टैलेंट को डेवलप करना। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कोई सोसाइटी के बारे में, बिजनेस के बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, आपके रिलीजन के बारे में, संस्कारों के बारे में जाने, तो उन सबको डेवलप करने के लिए वो 1 घंटा, यानी लाइफ में पढ़ाई के अलावा जितने भी फैक्टर्स और ज़रूरी है, उन फैक्टर्स के पास टाइम सिर्फ वो 1 घंटा है। और इसीलिए अधिकतर पेरेंट मुझसे कहते हैं कि हाँ, आज बच्चों का ऊपर जो पढ़ाई का दबाव, पढ़ाई का तनाव, पढ़ाई में लगने वाला खर्चा हमारे टाइम से बहुत ज़्यादा है। आप में से भी कई लोग इस बात को मान रहे होंगे। और बच्चे जो यहाँ पर हैं, कितने बच्चे यहाँ पर ऐसे बैठे हैं जो क्लास में फर्स्ट आना चाहते हैं? मुझे लगता है मैक्सिमम बच्चे ऐसा कह रहे हैं कि हम फर्स्ट आना चाहते हैं। कोई फेल होना चाहता है? नहीं, फर्स्ट सारे आना चाहते हैं। और कितने बच्चे आते हैं, राइट? आपको देख के मुझे अपने बचपन की एक बात याद आ गई। जब मैं छोटा था, आपकी तरह स्कूल जाता था या स्कूल से आता था, तो अक्सर मेरे दिमाग में एक ख्याल आता था कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि मैं भी क्लास में हमेशा फर्स्ट आऊं, लेकिन बिना पढ़े। उसके लिए पढ़ाई नहीं करनी पड़े, फिर भी फर्स्ट आ जाऊं। बिना पढ़े पढ़ाई में फर्स्ट आया जा सकता है क्या? बस इसी बात को और अच्छी तरह समझने के लिए कि पढ़ाई कैसे करें कि पढ़ाई लगे ही ना हम पढ़ाई कर रहे हैं, इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं। ऐसे कई लोग हैं इस दुनिया में जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, पर फिर भी हाईली सक्सेसफुल हैं। और ऐसे भी कई लोग हैं इस दुनिया में जो खूब पढ़े लिखे हैं, फिर भी स्ट्रगल कर रहे हैं। यानी कि अच्छे मार्क्स लाना, 90% मार्क्स ला करके अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना सक्सेस के लिए एक ज़रूरी स्टेपिंग स्टोन तो है, पर 100% सक्सेस नहीं है। 100% सक्सेस क्या होती है? स्टडी के साथ साथ लाइफ के सक्सेस स्किल्स। लेकिन उन स्किल्स को भी टाइम देना पड़ता है। आइए समझते हैं। अगर आपके पास एक गाड़ी, उसका एक टायर पंचर है, तो पहले आप पंचर ठीक कराएंगे या वो गाड़ी चलाते रहेंगे? कॉमन सेंस की बात है, हम पंचर ठीक कराएंगे। पढ़ाई की गाड़ी के 4 पहिए होते हैं: कॉग्निजेंस, काइनेस्थेसिस, कॉम्प्रिहेंशन, रिकलेक्शन। मुझे पूरा यकीन है कि आपको समझ में नहीं आया होगा, तो मैं थोड़ा इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल, रियलाइजेशन या अंडरस्टैंडिंग स्किल और रिकलेक्शन स्किल, ये 4 पहिए होते हैं। इनमें से इंडिया में रीडिंग स्किल सिखाई जाती है, इसलिए कोई इंसान पढ़ना नहीं भूलता। लिखना सिखाया जाता है, इसलिए कोई इंसान लाइफ में कभी लिखना नहीं भूलता। समझने को समझाया जाता है, इसलिए समझी हुई बात को हम कभी नहीं भूलते। लेकिन कैसे याद करें कि एग्जाम में टाइम पर याद आए, और कैसे याद करें कि हमेशा याद रहे, ये सिखाया ही नहीं जाता। इसीलिए हम वही भूल जाते हैं जो हमने रट रट के दोहरा के याद किया था। और हम पर स्ट्रेस भी इसी बात का है। हम पे स्ट्रेस पढ़ने का, लिखने का, समझने का नहीं है, सिर्फ सेल्फ स्टडी के टाइम पे याद करने का है। क्योंकि ये वो पार्ट है जो ना तो स्कूल कराएगी ना कोचिंग कराएगा, वो हमें खुद ही करना पड़ता है। याद करने के 214 मेथड्स होते हैं, लेकिन उनमें से इंडिया में आज तक सबसे पुराना, लगभग 150 ईयर्स पुराना एक ही तरीका बच्चों को सिखाया जाता है: दोहरा के याद करो, रट के याद करो, पढ़ के याद करो, लिख के याद करो, कुल मिला के रिपीट करके याद करो। बस ये एक वो तरीका है जिससे भी याद होता है, लेकिन वो पुराना तरीका है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपको आपके घर से 100 किलोमीटर दूर किसी और सिटी में जाना है, तो आप पैदल भी जा सकते हैं, साइकिल से भी जा सकते हैं, बाइक से भी जा सकते हैं, कार से भी जा सकते हैं, प्लेन से भी जा सकते हैं। डिपेंड करता है आपके पास क्या है और आपको चलाना क्या आता है। अधिकतर लोग अगर पैदल जाएंगे तो उस 100 किलोमीटर को कवर करने में 2 डेज लगेंगे, 2 दिन लगेंगे। और अगर साइकिल से जाएंगे तो 1 दिन लगेगा, बाइक से जाएंगे तो 3 घंटे लगेंगे, कार से जाएंगे तो 2 घंटे लगेंगे, एरोप्लेन से जाएंगे तो 10 मिनट्स लगेंगे। डिस्टेंस तो 100 किलोमीटर है, कवर करने का तरीका बदलते ही उसमें लगने वाला टाइम कम हो गया। बिल्कुल ऐसे ही पढ़ाई को करने वाला पैदल वाला तरीका भी है, साइकिल वाला तरीका भी है, कार वाला तरीका भी है। डिपेंड करता है आपको कौन सा आता है। 214 मेथड्स हैं जिसमें पढ़ाई में कैसे याद करें कि एग्जाम में भी याद आए और बाद में भी जिंदगी भर याद रहे। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, जाके पूछेगा अपने टीचर से भी या किसी से भी जिससे आप कभी कुछ चीज़ सीखते हैं, कि मैं कैसे याद करूं कि मुझे पक्का याद हो जाए। वो आपको बोलेंगे पढ़ के याद करो, लिख के याद करो, समझ के याद करो, मन लगा के याद करो। लेकिन अगर आप ये पूछेंगे कि कैसे याद करूं कि एग्जाम के बाद जिंदगी भर तक याद रहे, इसका जवाब अधिकतर लोग आपको नहीं दे पाएंगे। लेकिन वो पढ़ाई किस काम की जो सिर्फ एग्जाम तक ही याद रहे? आपके पास मार्कशीट है लेकिन इंटेलिजेंस नहीं है। जिस नॉलेज से एनसीईआरटी ने सिलेबस टाइम पास के लिए थोड़ी बनाया है, हो सकता है इस सिलेबस से कुछ होता हो आपके दिमाग में जिसकी वजह से आप एक सफल इंसान बन सकते हैं, लेकिन वो तभी जब वो दिमाग में रहेगा, जब वो नॉलेज आपके ब्रेन में स्टैब्लिश होगी। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन अक्सर इस बारे में कोई चर्चा नहीं होती। और बच्चे किसी भी तरह से एग्जाम पास कर लें तो ही उन्हें इंटेलिजेंट मान लिया जाता है। यही रीज़न है कि इंडिया में 25 साल बाद
टोटल ग्रेजुएट्स में से जो बेरोजगारी या अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो है वो है 98.3%। बाकी लोग स्ट्रगल करते रहते हैं। सिर्फ और सिर्फ लेस देन 2% लोग हैं जो उसी साल सक्सेसफुल होते हैं। सक्सेस का रेशियो होता है 5 ईयर्स टू 25 ईयर्स। आप बेसिक स्टडीज करते हैं, उससे आपके अंदर स्किल्स डेवलप हो जाते हैं। अब आप उस स्किल्स से अपने आप को मार्केट में प्रेजेंट करते हैं, चाहे आप जॉब करें, बिजनेस करें, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, और आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। लेकिन ऐसा 98.3% लोगों के साथ नहीं हो पाता है, क्योंकि जो भी नॉलेज से स्किल डेवलप होना था वो हुआ ही नहीं। Right? Because knowledge is permanent, only the knowledge can be useful. But knowledge is not permanent, knowledge is temporary. इतनी पढ़ाई करके, इतना स्कूल जाके, एग्जाम देके, कोचिंग जाके, इतनी घंटे देने के बावजूद और माता पिता का इतना पैसा लगने के बावजूद भी जो नॉलेज अपने ब्रेन में आप रखते हैं, जो कि लाइफ में स्किल बन के आपका वेपन बन सकती है, वो तो टेम्परेरी है। सोचिए, हम बाजार से कोई भी टेम्परेरी चीज नहीं लाते। चप्पल भी खरीदने जाते तो पूछते कितना चलेगी, राइट? कोई भी चीज जो डैमेज है वो नहीं खरीदते। लेकिन आपने पढ़ाई की गाड़ी जो ली वो डैमेज ली। गाड़ी के 4 पहिए जिसमें से एक में हवा ही नहीं है। पढ़ाई की गाड़ी के अंदर टेम्पररी मेमोरी यूज कर रहे हैं, इतना पैसा और टाइम लगा के, जो कि थोड़े टाइम बाद आपके दिमाग से निकल जाती है। इसका सबूत मैं देता हूं। अगर आप 9th क्लास में पढ़ते हैं तो आपको 7th क्लास 8th क्लास के क्वेश्चंस में से मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर अब याद नहीं होंगे। अगर आपके मम्मी पापा ग्रेजुएट हैं, उनसे पूछिए क्या उन्हें बचपन की सारी पढ़ाई याद है, वो कहेंगे नहीं। क्या उन्हें वो क्वेश्चन आंसर याद है जो उन्होंने 10th क्लास में करे थे, वो कहेंगे नहीं। एग्जाम क्लियर कर लिया था लेकिन नॉलेज टेम्परेरी ही रह गई। जबकि नॉलेज परमानेंट होगी, स्किल में कन्वर्ट होगी, तो ही आपकी लाइफ में काम आएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके अंदर कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि आपको इस गाड़ी का सिर्फ एक पहिया ठीक करना है और ये गाड़ी अपने आप तेजी से चलने लग जाएगी, और वो पहिया है रिकलेक्शन। व्हाट इज रिकलेक्शन? इसको समझने के लिए एग्जांपल समझते हैं। मैंने बच्चों को देखा है, आपने अपने आप को देखा है, और आसपास भी देख लीजिए। एग्जाम जैसे जैसे आते जाते हैं आपकी लाइफ में याद करने का काम बढ़ता चला जाता है। आप में से कई लोग समझ रहे होंगे क्या याद करना, समझना इंपॉर्टेंट होता है। समझना और याद करना दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। अगर मैथमेटिक्स समझने का सब्जेक्ट है तो एसएसटी के फैक्ट्स याद करने का सब्जेक्ट है, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए आप चाहे कितनी भी समझने की बात कर लें, एग्जाम से पहले देख लीजिए या बड़े से बड़े अच्छे नंबर लाने वाले बच्चे को देख लीजिए, वो मैक्सिमम टाइम जो समझा हुआ है उसको ही रिपीट करने में, रिवाइज करने में, याद करने में देता है। जब तक वो पक्का याद नहीं होगा तब तक कॉन्फिडेंस ही नहीं आता कि हम उसे एग्जाम में लिख सकते हैं क्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारा ब्रेन मेमोरी से बना हुआ है। एक टीचर ने मुझसे कहा हमें भी पता है कैसे जल्दी याद होता है। मैंने कहा बताओ? बोले समझ के याद करो। मैंने कहा बिल्कुल सही है, समझ के याद करने से याद करने में फायदा होता है, लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं है क्योंकि कुछ और फैक्टर्स भी काम करते हैं। चलिए, आप में से कितने लोगों को गायत्री मंत्र याद है? मैक्सिमम लोगों ने हाथ खड़ा किया होगा या अभी इशारा किया होगा कि हमें गायत्री मंत्र याद है। कितने लोगों को गायत्री मंत्र के एक एक वर्ड का पूरा मीनिंग मालूम है? शायद 1% से भी कम होंगे यहाँ पर जिन्हें गायत्री मंत्र का कोई मतलब, जो कैलेंडर वैलेंडर पे पढ़ लिया होगा तो मालूम होगा। पूरे एक एक वर्ड का मतलब तो केवल संस्कृत स्कॉलर को ही पता होगा। याद किया हुआ है, समझा हुआ नहीं है, यानी बिना समझे भी ब्रेन याद करता है, राइट? ब्रेन का काम ही याद करना है। इसका काम वही है जो आपके लैपटॉप का या इस तरह के इंस्ट्रूमेंट का या मोबाइल फोन का है, कि डेटा को स्टोर करना, उसे फंक्शनलाइज करना, उसे स्किल में बदलना, उसे वक्त आने पे काम पे ले पाना। यही तो आपका लैपटॉप करता है, कंप्यूटर करता है। हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर होता है, इट इज मेमोरी, और मेमोरी जब सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट होकर के किसी फंक्शन में आती है, इट इज रिकलेक्शन, इट इज द रियलाइजेशन। तो दोनों पार्ट जरूरी है। एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए अच्छी तरह से वेरी वेल कॉम्प्रिहेंशन, वेरी वेल मेमोराइजेशन। लेकिन कॉम्प्रिहेंशन अगर आप करना चाहें, मान लीजिए आपको कोई चीज समझनी है, पूरा हिंदुस्तान समझने में लगा हुआ है। कमाल की बात यह है कि समझना कोई नहीं चाहता, समझाना सब चाहते हैं। तो अगर आपको कोई चीज समझनी है तो समझाने वाले बहुत लोग हैं आपके पास। देखिए ना, मान लीजिए आपको समझना है प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, ये एक क्वेश्चन है। अब आपको नहीं समझ में आ रहा, पढ़ भी लिया, नहीं आ रहा, तो आपकी हेल्प देखो कहाँ कहाँ हो सकती है। अगर आपको ये समझना है तो आप अपने स्कूल के फिजिक्स के टीचर के पास जा सकते हैं, यानी स्कूल आपकी पहली मदद है। इसी के लिए है वो। किताब होती है पढ़ने के लिए, कॉपी होती है लिखने के लिए, समझने के लिए टीचर होता है, राइट? 300 रुपए की किताब को समझाने के ही टीचर को 50,000 रुपए मिलते हैं। समझाने का ही काम है, राइट? तो स्कूल का टीचर हो गया आपका। दूसरा, आप कोचिंग के टीचर के पास जा सकते हैं, वो भी समझा देंगे आप। तीसरा, अगर मम्मी पापा में से कोई फिजिक्स पढ़ा हुआ है तो वो भी समझा सकता है आपको। चौथा, आपको कोई फ्रेंड हो सकता है जिसकी फिजिक्स अच्छी हो, जो उस सब्जेक्ट में ज्यादा अच्छा हो। कई आजकल तो बच्चे ग्रुप बना लेते हैं और क्रॉस लर्निंग करते हैं, बहुत अच्छी बात भी है, राइट? और पांचवा,
रात को 2 बजे अगर आपको ये समझना हो, जब मम्मी पापा सो रहे हैं, स्कूल बंद है, कोचिंग सेंटर बंद है, फ्रेंड्स भी सो चुके हैं, फिर भी आपको समझना है, तो आपके लिए एक इटर्नल फैकल्टी है, एक ऐसे बाबा हैं जो हर वक्त आपको समझाने के लिए तैयार है, वो है गूगल बाबा। उस पर जाओ, हर वक्त समझा देंगे आपको, उसके वीडियो खुल जाएंगे आपको, राइट। यानी जब आप कॉम्प्रिहेंशन करना चाहते हैं, शिक्षा का तीसरा पहिया, पहला है रीडिंग, दूसरा राइटिंग, तीसरा कॉम्प्रिहेंशन, तो इसके अंदर हवा भरने को हर कोई तैयार है, पूरी हवा सही है, राइट। लेकिन जब आप उसे याद करना चाहते हैं, समझने के लिए आपके पास इतने लोग हैं, याद करने के लिए आपके पास कौन है? सिर्फ आप अकेले। और आपको बताया गया है सबसे पुराना तरीका, आपके घर में 150 साल पुरानी अगर अब कोई चीज है तो वो है सिर्फ आपके याद करने का तरीका, बाकी सब चीजें चेंज हो चुकी है। आपके दादाजी के बारे में एक सवाल पूछता हूं, आपके दादाजी, एक बात बताइए, कुछ सिमिलरिटीज जानते हैं क्या? पेरेंट्स से मैं पूछना चाहता हूं, क्या जैसे मूवी दादाजी देखना पसंद करते हैं वैसे बच्चे पसंद करते हैं? नहीं। जैसे कपड़े दादाजी पहनते हैं क्या बच्चे पहनते हैं? नहीं। जैसे गाने दादाजी को सुनना पसंद है क्या इन बच्चों को सुनना पसंद है? नहीं। जिस स्कूल में दादाजी पढ़ते थे क्या उसी में पढ़ते हैं? नहीं। जो सिलेबस दादाजी का था क्या वही सिलेबस है? नहीं। तो फिर जिस तरीके से दादाजी याद करते थे उस तरीके से ही बच्चे याद क्यों करते हैं? सोच के देखिए, सब कुछ बदल गया पर यह बात तो बदली ही नहीं। यानी कि आप बाकी सब चीजें नहीं ला चुके हो, बट आपके बच्चों की सेल्फ स्टडी का तरीका 150 ईयर्स पुराना है, जो उस जमाने के सिलेबस के लिए था। इस जमाने के सिलेबस के लिए वो एक स्ट्रेस बनता जा रहा है। पंक्चर गाड़ी धक्का मारने से भी नहीं चलेगी, चलाने से इंजन खराब हो जाएगा और अल्टीमेटली गैराज में ही जाएगी, उसको चलाते रहेंगे। और बच्चों के जब ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है तो भारत का 98.3% बच्चा स्ट्रगल जैसे गैराज में चला जाता है, राइट। सवाल यह है कि क्या करें कि बच्चा सफल भी हो? जवाब यह है कि उस टायर को ठीक करते हैं। इसके लिए आपको 3 वर्ड समझने हैं, ब्रेन साइंस ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या होती है? ट्रेनिंग किसी भी तरह के नॉलेज को स्किल में बदल देती है। टीचिंग और ट्रेनिंग में अंतर है। टीचिंग का मतलब है बताना, ट्रेनिंग का मतलब है सिखाना। ट्रेनिंग का कोच एक एक इंसान पे ध्यान देता है तभी सिखा सकता है, और टीचिंग में हम ग्रुप को भी पढ़ा सकते हैं। तो टीचिंग और ट्रेनिंग में डिफरेंस है स्किल डेवलपमेंट का। जंगल में खतरनाक जानवर शेर की लाइफ में जब कोई ट्रेनर आता है तो उसी शेर को सर्कस में नचा देता है। ये ट्रेनर का कमाल है कि उसने उस जानवर के बेसिक नेचर में चेंज कर दिया। सोच के देखिए, एक खूंखार जानवर जिसे हम जंगल में मिलना नहीं चाहते, सर्कस में उसे देखकर बहुत खुश होते हैं, और वो जानवर भी। इसका पूरा जो मतलब है, इस पूरे सेंटेंस का मतलब है ब्रेन साइंस लर्निंग। तो अपन इसको उल्टा बोलेंगे तो बन जाएगा ट्रेनिंग लर्निंग साइंस ब्रेन। लर्निंग या ट्रेनिंग मैंने समझा दिया। साइंस क्या होता है? साइंस का काम है टाइम घटाना, एफर्ट घटाना, कंफर्टेबिलिटी बढ़ाना। एग्जाम्पल के तौर पर आपने लाइफ में जहां भी साइंस यूज किया, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस पैदल तय करेंगे नेचुरल तरीके से तो 2 दिन लगेंगे, साइंटिफिक तरीके से तय करेंगे कार से तो 2 घंटे लगेंगे। पुराने जमाने में लोग चिट्ठी लिखते थे, 15 दिन में अपना मैसेज दूसरे के पास पहुंचा पाते थे। आज व्हाट्सअप लिखते हैं, सिर्फ 1 सेकंड में दूसरे के पास पहुंच जाता है। डिस्टेंस तो खत्म ही हो गया। जितनी देर में वो आपके कमरे में बैठे हुए आदमी के पास जाएगा, उतनी ही देर में वो अमेरिका में बैठे हुए आदमी के पास भी चला जाएगा। इतना पावरफुल यूज है साइंस का। टाइम घटाना, एफर्ट्स घटाने का काम है। खाना बनाने में जब यूज किया साइंस का, पहले लेडीज सुबह 4 बजे उठ के खाना बनाती थी, 4 लोगों का तो बनता था 9 बजे तक, क्योंकि वो पहले लकड़ी काटेंगी, उसके बाद में चूल्हा जलाएंगी, बहुत सारा काम होता था। आज गैस होती है, माइक्रोवेव ओवन होता है, फ्रिज है, बहुत सारी फैसिलिटीज है, आपका मॉड्यूलर किचन है, उसमें खाना 10 मिनट में 5-6 लोगों का बना देती है मम्मी। कहने का मतलब है साइंस को आप जहां यूज करोगे, साइंस आपका टाइम घटाएगा। जहां जहां यूज किया टाइम घटा, पढ़ाई में उल्टा टाइम बढ़ा। यू कैन सी, पहले बच्चे 2 घंटे पढ़ते थे एक जमाने में, आज बच्चा 8 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे सेल्फ स्टडी करता है। पढ़ाई में उल्टा टाइम बढ़ा, उसके बाद स्ट्रेस भी बढ़ा, उसके बाद रिजल्ट भले ही बढ़ा हो लेकिन इंटेलिजेंस की जगह सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी नॉलेज बढ़ी। ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि वी स्टडी साइंस बट वी डू नॉट यूज साइंस इन स्टडीज। अब जिस तरह से पॉपुलर साइंस या रेगुलर साइंस का काम है पढ़ाई में, लाइफ में लगने वाले टाइम को घटाना, उसी तरह से ब्रेन साइंस लर्निंग में, पढ़ाई में, स्टडी में, ट्रेनिंग में, कुछ भी सीखने में लगने वाला टाइम को रिड्यूस करके आपकी कंफर्टेबिलिटी को मेंटेन कर देती है। क्या होता है ब्रेन साइंस? ये बच्चों की पढ़ाई में 5 काम करता है। पहला, उनका एग्जाम रिजल्ट इंक्रीज करता है। अगर अभी उनका परसेंटेज 70 है तो अब बढ़ेगा वो, अगर वो ब्रेन साइंस यूज करेंगे तो। दूसरा, ये बच्चों के अंदर उनका जो मेमोरी है उसको परमानेंट नेचर का कर देता है। यानी पढ़ाई में जो याद किया बच्चों ने वो जिंदगी भर याद रहेगा। पढ़ाई में एग्जाम तक नहीं, लाइफ टाइम याद रहेगा। और हर बच्चा कहीं ना कहीं ऐसा चाहता है।
तीसरा, उनकी मेमोरी को चैनलाइज करके इम्प्रोवाइज कर देता है, जिसकी वजह से जो चीज़ नॉर्मल बच्चा जिसके पास ब्रेन साइंस नहीं है वो 10 घंटे में कवर कर रहा है, वो ब्रेन साइंस का बच्चा 2 से 3 घंटे में, यानी लगभग 70% आप पढ़ाई का टाइम रिड्यूस करके अपनी स्टडी सिलेबस को कवर कर सकते हो। यानी आपको पढ़ाई को फास्ट भी कर रहा है, इफेक्टिव भी कर रहा है, परमानेंट भी कर रहा है। और इसका अगला बेनिफिट है जो है एक्यूरेट रिकलेक्शन एंड एंटरटेनमेंट इन स्टडीज। इसकी खासियत सबसे बड़ी यह है कि जब हम ब्रेन साइंस लगाते हैं तो सबसे बोरिंग काम यानी याद करना सबसे इंटरेस्टिंग हो जाता है, और पढ़ाई में उतना ही मजा आने लगता है जितना हमें टीवी देखने में, वीडियो गेम देखने में या अपनी लाइफ में कोई काम करने में होता है। पेरेंट्स, आपने बच्चों को नोटिस किया, आपके बच्चों को सब्जेक्ट की ट्यूशन लगानी पड़ती है, क्या आज तक आपने उनको मोबाइल या टीवी या वीडियो गेम खेलने की कोई ट्यूशन लगाई है? वीडियो गेम भी तो एग्जाम जैसा होता है, एक लेवल क्रॉस करोगे तो ही सेकंड लेवल आएगा, बिल्कुल एग्जाम में एक क्लास क्लियर करोगे तो दूसरी क्लास में बैठने देंगे। वीडियो गेम भी आपको तभी अलाउ करता है नई स्टेज पे जब पुरानी स्टेज आप क्लियर करोगे एग्जाम की तरह। फिर भी बच्चों को ट्यूशन नहीं जाना पड़ता, वो बहुत एंजॉय करते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। ऐसा कैसे? क्योंकि उस वक्त वो अपनी ब्रेन की मैक्सिमम इंटेलिजेंस यूज कर रहे होते हैं, उनका इंटरेस्ट होता है, उनका ब्रेन नेचुरल मेमोरी और लाइफ एक्सपीरियंस को मर्ज करके इंटरेस्ट के साथ उस पर्टिकुलर चीज में दिमाग का इस्तेमाल करने के लिए आपको ट्रेनिंग दे रहा होता है। ये पढ़ाई में भी किया जा सकता है, पर इसको सीखना पड़ेगा। जिस तरह से आपके घर में कभी कोई मैकेनिक आता है तो आपने देखा है हम मैकेनिक क्यों बुलाते हैं? मान लीजिए आपका एसी खराब हो गया तो आप एसी खुद ठीक नहीं करेंगे, मैकेनिक को बुलाएंगे। क्यों? एसी के टेक्नीशियन को बुलाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है हमारी नॉलेज अच्छी नहीं है उसको लेकर के, अगर हम खुद छेड़ेंगे तो उल्टा खराब हो सकता है। टेक्नीशियन या जो नॉलेजेबल मैकेनिक है वही इसको करेगा। जब वो आता है तो सेकंड बात है, पहली लर्निंग क्या मिली हमें? लाइफ में किसी भी समस्या का समाधान ज्ञान में है। एसी ठीक करने की नॉलेज नहीं है तो हम नहीं छेड़ रहे, जिसको है वो कर सकता है। यानी नॉलेज है तो समस्या खत्म हो जाएगी, समस्या सॉल्व कर दी जाएगी। लेकिन दूसरा पार्ट है, जब वो मैकेनिक आता है तो वो खाली हाथ नहीं आता, उसके हाथ में एक बॉक्स होता है, वो बॉक्स होता है टूल बॉक्स, जिसमें वो अलग अलग तरह के टूल लेके आता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो मैकेनिक नॉलेज के साथ आ भी जाए तो भी जब तक उसके पास उसका टूल बॉक्स नहीं है वो तब भी उस प्रॉब्लम को पूरी तरह से फिक्स नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हुआ नॉलेज के साथ साथ एक पर्टिकुलर टेक्निक और टूल की भी जरूरत है जो उस चीज के लिए ही बना है। जिस तरह से वो बताता है नहीं इसमें बड़ा वाला स्क्रू ड्राइवर लगेगा, इसमें छोटा वाला लगेगा, इसमें ये वाला रेंच लगेगा, इसी तरह से पढ़ाई के अंदर जो आपका सिलेबस है वो अलग अलग पार्ट में बटा हुआ है। अगर आप सारी के सारी चीज़ों को गए, भाई घर में क्या होता है जब हमारे पास टूल बॉक्स नहीं होता ना तो लोग या तो कैंची या चाकू हर जगह यूज कर रहे होते हैं। चाकू और कैंची दोनों ही टूल बॉक्स की तरह यूज करने के लिए नहीं बने हैं, ना ही किसी तरह की मैकेनिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बने हैं। चाकू किचन में सब्जी के लिए बना है, कैंची अपने जो स्निपिंग वगैरह काम है उस चीज के लिए बनी है, राइट, सीजर जो उसके लिए बनी। लेकिन अगर आप इमरजेंसी में उसको यूज करते हो तो वो एक लिमिट तक ही हेल्प कर सकती है। प्रॉपर हेल्प करेगा वो टूल बॉक्स जो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के हिसाब से डिजाइंड है। बिल्कुल ऐसे ही पढ़ाई में भी लोग क्या करते हैं, रटने का तरीका, दोहराने वाला तरीका, सेल्फ स्टडी में बार बार दोहराना, ये सिर्फ एक कैंची या चाकू की तरह है जिसको वो इस्तेमाल तो कर रहे हैं लेकिन वो प्रॉपर टेक्निक नहीं है, क्योंकि वो सारे सिलेबस के लिए नहीं है। सिलेबस के अलग अलग पार्ट हैं और सबका अपना अपना एक इंस्ट्रूमेंट है। इसके लिए आज हम आगे बढ़ते हैं ब्रेन साइंस की तरफ। मैंने बच्चों को देखा है, बच्चे जब एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एक चीज सबसे ज्यादा करते हैं, दोहराना, याद करना। ब्रेन साइंस का जो 5वां बेनिफिट है वो है आपको दोहराने रटने से आजादी देके पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाना, और इसी के साथ आपके ब्रेन की अंदर ऐसे स्किल्स को डेवलप करना जो लाइफ में पढ़ाई के अलावा भी जरूरी है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, सक्सेस स्किल्स। ब्रेन साइंस चूंकि ब्रेन की मैक्सिमम कैपेसिटी पे बना हुआ है और ब्रेन के लेफ्ट और राइट दोनों ही पार्ट को सिंक्रोनाइज कर देता है, इसी वजह से आपकी नेचुरल रिस्पॉन्सेज, आपकी पीक्यू पर्सनलाइज क्वोशंट, AQ एनालिटिकल क्वोशंट, IQ इंटेलेक्चुअल क्वोशंट, CQ क्रिएटिविटी क्वोशंट, DQ डिविनिटी क्वोशंट, इस तरह से मल्टीपल क्वोशंट और इंटेलिजेंस एक साथ कंबाइन होकर काम करती है, और इसी वजह से आपके अंदर लाइफ में हॉलिस्टिक सक्सेस स्किल्स भी डेवलप होने लगती है। ये सारे तो बेनिफिट हैं ही हैं। चलिए अब समझते हैं कि कैसे काम करता है। बच्चों को जब मैं देखता हूँ एग्जाम टाइम में तो वो क्या करते हैं, बार बार रटते दोहराते हैं, जबकि एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो उतना ही बार बार वो रिविजन्स करते हैं। स्कूल में करते हैं, कोचिंग पे करते हैं, घर पे करते हैं, यहाँ तक कि एग्जाम शुरू होने से 2 मिनट पहले तक भी ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक बार वापस देख लिया जाए, ये डिफिकल्ट इक्वेशन को फिर से याद कर ली जाए। ये बहुत ही पॉसिबल आंसर है, मैम ने कहा था जरूर आएगा। पापा को सुनाते, पापा एक बार सुनना, देखो मुझे याद हुआ है नहीं हुआ। फ्रेंड को बोलते हैं तू मेरा वाला सुन ले, देख बेल बजने वाली, फिर मैं तेरा वाला सुन लूंगा, ये आ सकता है एग्जाम में। इस तरह से ये काम चलता ही रहता है जब तक कि एग्जाम हॉल में एंटर ना कर जाए। एग्जाम हॉल में एंटर करने के बाद हम पेपर देखते हैं तो कई बार
बच्चों को बहुत गुस्सा आता है, मुझे तो बहुत आता था, जब हमारे सामने कुछ ऐसे सवाल आते हैं जिसके लिए दिल कहता है ये साला सुबह तक याद था, अब याद ही नहीं आ रहा, बस अभी दरवाजे तक तो मुंह पे था, अब दिमाग में ही नहीं आ रहा, बस कोई स्टार्टिंग बता दे, इसकी स्टार्टिंग याद नहीं आ रही, इसमें 10 पॉइंट्स हैं, मैंने पापा को सुनाया है लेकिन याद 6 ही आ रहे हैं, बाकी 4 कहाँ चले गए, और कुछ ना कुछ मिस हो जाता है। आप में से भी कई बच्चों का ऐसा हुआ होगा, यस और नो? बिल्कुल हुआ होगा। हम पेपर खत्म करते हैं, हॉल से बाहर निकलते हैं, ज्यादा गुस्सा तब आता है जब वो नालायक सवाल जो अंदर तो याद नहीं आया और बाहर आते ही अपने आप ही याद आ जाता है, राइट? ये है ना रिडिकुलस बात। बाद में वो आंसर क्यों याद आया और पहले वो आंसर क्यों याद नहीं आया, बाद में वो आंसर याद आया, ये इस बात को साबित करता है कि वो आप भूले नहीं थे, वो आपके ब्रेन के अंदर कहीं ना कहीं था। यानी अब जो मैं कहने जा रहा हूं, दिस इज अ बेसिक ऑफ ब्रेन साइंस, इट इज अ लर्निंग साइकिल। लर्निंग साइकिल में 6 स्टेप्स होते हैं: रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग, मेमोराइजेशन, रिटेंशन, रिकलेक्शन। लेकिन उन 6 में से 3 ही स्टेप आज तक हमें सिखाए गए हैं, यानी 3 स्टेप आपके सही हैं और 3 स्टेप आपके गलत हैं। इसीलिए साइकिल कभी कंप्लीट नहीं होती और पढ़ाई की नॉलेज, लाइफ की लर्निंग नहीं बन पाती। रीडिंग आपको आता है, राइटिंग आपको आता है, अंडरस्टैंडिंग के लिए टीचर है, इसलिए समझी हुई चीजें आपको समझ में आती, लेकिन हाउ टू मेमोराइज, टू रिटेन स्ट्रॉन्गर एंड टू रिकलेक्ट एक्यूरेटली, ये नहीं हमें आता। और इसीलिए वो आंसर बाद में तो याद आया, अंदर याद नहीं आया, क्योंकि कभी हमने ये नहीं सीखा कि कैसे याद करें कि टाइम पर याद आए। और प्रॉब्लम जो है हमारे एग्जाम के मार्क्स कम आने की या डिजायर्ड रिजल्ट पे ना पहुंचने की, वो है लैक ऑफ, लॉस ऑफ रिकलेक्शन। इस वर्ड को याद रखिए, रिकलेक्शन। इस वर्ड की कभी ट्रेनिंग हुई है आपकी? क्या आप बचपन से बड़े होने तक आपको लिखना सिखाया, पढ़ना सिखाया, समझना सिखाया, याद करने के लिए दोहराना सिखाया, लेकिन कभी किसी ने यह सिखाया कि कैसे याद करें कि टाइम पे याद आएगा और कैसे याद करें कि जिंदगी भर याद रहेगा? मुझे यकीन है ये नहीं सिखाया होगा। बस इसी वजह से हमें मैक्सिमम चीजें याद, हमारी पूरी लाइफ मेमोरी से तो बनी है। हम क्या है? मेमोरी हैं। हम पूरी लाइफ में जब जाएंगे सिर्फ हमारी मेमोरीज ही यहाँ रह जाएंगी। यानी लाइफ में मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी पूरी जिंदगी कहानी एक मेमोरी है, हम जिसे जानते हैं वो एक मेमोरी है, मम्मी पापा एक मेमोरी, सब कुछ मेमोरीज है। तो दिस इज अ मेमोरी। लेकिन पढ़ाई में यही मेमोरी मेमोराइज करने का काम बन जाती है। लाइफ की बाकी चीजें हम याद नहीं करते, वो हमें याद होती है। पढ़ाई हम याद करते हैं फिर भी याद नहीं होती है। तो सेंटेंस बना, जो हम याद करते हैं वो याद नहीं रहता, जो हमें याद होता है वही याद रहता है। मूवी हम याद करते हैं या याद होती है? आंसर याद होती है, इसलिए याद रहती है। और पढ़ाई हम याद करते हैं इसलिए याद नहीं रहती है, बिकॉज द रिकलेक्शन इज रिलेटेड टू योर नेचुरल मेमोरी, लाइव मेमोरी, एक्सपीरियंस्ड मेमोरी। इसी वजह से उस एग्जाम्पल में टाइम पर याद नहीं आया। और पढ़ाई की असली प्रॉब्लम है टाइम पर याद ना आना। टाइम पर याद ना आने को हम भूलना समझ बैठते हैं, जबकि ये अपने आप में एक चीज है। जैसे कि घर में कोई चीज समय पे नहीं मिलती तो उसे हम खोना समझ बैठते हैं, जबकि वो होती घर में ही है। बिल्कुल ऐसे ही भूलना कुछ भी नहीं है, सिर्फ मिसप्लेसिंग है। और वो उसका रीजन ये है क्योंकि हमने इसकी ट्रेनिंग कभी नहीं ली। रिकलेक्शन एक इंपॉर्टेंट चीज है। कैसे याद करें कि टाइम पर याद आए? जब भी आप किसी से पूछेंगे, अगर कोई इसका आंसर आपको दे पा रहा है तो वो राइट टीचर है, क्योंकि उसने कंप्लीट ट्रेनिंग ली हुई है। अदरवाइज जो एग्जाम्पल्स हैं वो उनकी पढ़ाई के लिए भी कुछ ना कुछ कमी रह गई, तभी वो आंसर आपको सही नहीं दे पा रहे। चलिए अब समझते हैं हाउ टू रिकलेक्ट। इन ऑर्डर टू रिकलेक्ट एक्यूरेटली यू नीड टू मेमोराइज विथ प्रॉपर एंड एक्यूरेट टेक्निक। जिस तरह से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सही टेक्निक होता है, कोई ना कोई टूल होता है, उसी तरह से पढ़ाई का भी टेक्निक होता है। ब्रेन साइंस इसे ही कहते हैं दोस्तों। अब क्या होता है, इसमें मेथड्स होते हैं, मैं समझाता हूँ। जब हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं, राइट? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, ये तो हुए आपके सब्जेक्ट। इसके साथ सब्जेक्ट के कॉन्सेप्चुअल आउटकम भी है। वो है डेफिनेशन, डेरिवेशन, वोकैबुलरी, डिक्शनरी, लॉन्ग आंसर्स, लॉन्ग थ्योरी, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस, एसोसिएशंस, फॉर्मूलाज, मैप्स, डायग्राम्स, एब्रीविएशंस। और इसी से बना है आपका सिलेबस। यानी इनमें से कुछ ना कुछ आप पढ़ रहे हो, कुछ ना कुछ कर रहे हो, कुछ ना कुछ याद कर रहे हो। जिस तरह से दुनिया में नेल कटर से लेकर रॉकेट तक जितनी भी मशीन है, उनको यूज करने का एक सही टेक्निक है। अगर उसे आप गलत टेक्निक से यूज करोगे तो वो मशीन खराब हो जाएगी, रिस्पॉन्स नहीं करेगी, आउटकम उतना अच्छा नहीं आएगा। लेकिन सही टेक्निक से यूज करोगे, बेस्ट तरीके से यूज करोगे,
तो वो सही चलेगी। जैसे गाड़ी लेके आते हैं तो उसको आपको मैनुअल में बताया जाता है कि इसका आरपीएम कितना रखें, इसको किस तरह चलाएं, टायर में हवा कितनी रखें कि इसका मेंटेनेंस आपका कम से कम होगा और आप गाड़ी माइलेज अच्छा देगी। बिल्कुल सही, उसकी बेस्ट टेक्निक है एक। अगर ये सब आप ध्यान नहीं रखोगे, पूरी गाड़ी फर्स्ट गियर में चलाओगे, पूरी गाड़ी में कुछ भी हिसाब से अपने हिसाब से उसको चलाओगे, खड्डों में कूदाओगे, तो वही गाड़ी जो अच्छा चल सकते हो कभी अच्छा नहीं चलेगी, बार बार खराब होगी। यस और नो? बिल्कुल इसी तरह से आपके ब्रेन और मेमोरी के साथ भी है। आपके सब्जेक्ट को याद करना, समझना और रिकलेक्ट करने का अपना एक बेस्ट टेक्निक है, लेकिन आप अगर उसकी बजाय उसे सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन टेक्निक से करते जाओगे या पुराने ज़माने की टेक्निक से करते जाओगे तो स्ट्रेस बढ़ेगा। अगर पेरेंट्स कहेंगे कि बच्चों पे आज स्ट्रेस है तो उसका एक ही कारण है कि स्ट्रेस यही है कि वो 3 लर्निंग साइकिल के 3 स्टेप, मेमोराइजेशन, रिटेंशन, रिकलेक्शन, ये कभी सिखाए नहीं गए। सिखा दीजिए, स्ट्रेस हट जाएगा, मैं गारंटी करता हूँ। अब समझते हैं क्या होता है। इसके लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आप समझ जाओगे। ब्रेन साइंस, ब्रेन का साइंस है। हमारा ब्रेन 2 पार्ट में बटा हुआ है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन जो होता है वो लॉजिकल नेचर का होता है और राइट ब्रेन जो होता है वो क्रिएटिव नेचर का होता है। हमारी लाइफ में 2 चीजें हैं, लॉजिक और क्रिएटिविटी। और क्रिएटिविटी को यूज करने के लिए, क्रिएटिविटी को स्टिमुलेट करने के लिए, क्रिएटिविटी को प्लेटफॉर्म देने के लिए नेचर ने हमें दिया है इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन। मेमोरी कहां से रिसीव करते हैं हम? सेंसेस से। कितनी सेंसेस होती हैं? आप कह रहे होंगे 5 सेंसेस, राइट? विजुअल, ऑडिटरी, टच, टेस्ट, स्मेल, है ना? ये 5 सेंसेस है जो मेमोरी रिसीव करती है। ओवरऑल 7 सेंसेस होती है, टच, टेस्ट, स्मेल, ऑडिटरी यानी ऑडियो मेमोरी, विजुअल यानी देखकर यानी वीडियो मेमोरी। ये तो हो गई आपकी 5 सेंसेस। इसके अलावा आप मेमोरी रिसीव करते हैं 6 सेंस, इंट्यूशन, आपने सुना होगा 6 सेंस अपने आप में एक साइंस है। और 7 सेंस होती है कॉमन सेंस, और जिसके पास नहीं होती कॉमन सेंस उसको टीचर कहती है नॉन सेंस, राइट? यानी लॉजिकल सेंस। यानी आपका ब्रेन लॉजिकल भी है, क्रिएटिव भी है। कुछ लोग लॉजिकल नेचर के होते हैं, उनकी क्रिएटिविटी वो कम यूज करते हैं, लॉजिक पे ज्यादा बिलीव करते हैं। कुछ लोग क्रिएटिव नेचर के होते हैं जो लॉजिक वाली चीजों में कम इंटरेस्ट लेते हैं, क्रिएटिव चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट। जैसे कि टीचर है, पॉलिटिशियन है, रैशनलिस्ट है, या अपना कोई ऑथर है, या मैथमेटिशियन है ना, प्रिंसिपल है। ये सब लॉजिकल नेचर के लोग होते हैं। इनको लॉजिक की चीज़ों में मज़ा आता है, क्रिएटिव वाली चीज़ों में थोड़ा कम इंटरेस्ट आता है। उनको बोलोगे ना आर्ट एग्जीबिशन लगी है, पेंटिंग का कंपटीशन है, वो कम इंटरेस्ट लेंगे, देखेंगे भी नहीं उसको। इसके उल्टे जो होता है क्रिएटिविटी वाले लोग, जो जैसे कि बॉलीवुड एक्टर है, या कोई सिंगर है, कोई स्टोरी राइटर है, या जितने भी लोग जो कुछ क्रिएटिविटी के काम करते हैं, ऐसे जो पेंटर है, ऐसे लोगों को बोलोगे ना चलो मैथमेटिक्स की पजल सॉल्व करते हैं, यूजुअली वो उसमें कम इंटरेस्ट लेंगे। यानी कुछ लोग लॉजिकल नेचर के होते हैं, कुछ लोग क्रिएटिव नेचर के होते हैं। व्हाट इज द बेस्ट? जिसमें जब लेफ्ट ब्रेन ही होता है उसको राइट ब्रेन डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि ये नेचर है ब्रेन का। राइट ब्रेन में मेमोरीज है और लेफ्ट में भी है, राइट? और जो राइट ब्रेन ही होंगे उसको लेफ्ट ब्रेन डिस्टर्ब करेगा। व्हाट इज द बेस्ट? इन दोनों को मिला देना। जैसे कि 2 भाई अगर लड़ते रहते हैं, उन्हें कोई काम दोगे तो वो काम बिगाड़ देंगे, क्योंकि वो लड़ते ही रहेंगे। और वही दोनों भाई अगर एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, मिलके करते हैं, उन्हें कोई भी काम दोगे और वो अगर मिलके करेंगे तो उस काम को वो ज्यादा बेहतर तरीके से करेंगे। ये आपको मेरी बात समझ में आ गई? जब 2 लोग मिलके काम करेंगे तो कम टाइम में ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा, लड़के काम करेंगे तो ज्यादा टाइम में कम रिजल्ट आएगा। ब्रेन जब भी नेगेटिव स्टेट में होता है, इसे कहते हैं लेफ्ट राइट कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें राइट यानी लॉजिक, राइट यानी क्रिएटिविटी और लेफ्ट यानी लॉजिक आपस में कोलाइड कर रहे होते हैं। और ये स्टेट कैसे पता चले आपको? बहुत सिंपल है। जब भी आप नाराज होते हैं, उदास होते हैं, परेशान होते हैं, गुस्सा होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, मूड ऑफ होता है, या आपका मन नहीं लगता, कंफ्यूजन होता है, कोई चीज़ याद नहीं हो रही होती, याद हो गई तो याद नहीं आ रही होती है, या कहीं ना कहीं कुछ करने की इच्छा ही नहीं हो रही होती है, डिप्रेशन में होते हैं, प्रेशर में होते हैं, कोई भी काम जो नेगेटिव स्टेट में होता है, ये सारी की सारी स्टेट वो है जिसमें लेफ्ट और राइट के थॉट्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, लेफ्ट राइट कॉन्फ्लिक्ट। इसका उल्टा जब भी होगा आपका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे, जब आप हैप्पी होते हैं, सुखी होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं, रिजॉइस में होते हैं, एक्सेलरेशन में होते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं, पैशन में होते हैं, उस काम के अंदर आपका मन लग रहा होता है, इंटरेस्ट पूरा आ रहा होता है, आपका कॉन्सेंट्रेशन 100% होता है, ये स्टेट कहलाती है पॉजिटिव स्टेट, जिसमें लेफ्ट और राइट दोनों, भले आप लेफ्ट ब्रेन हो या राइट ब्रेन, पर ये दोनों एक दूसरे से सिंक्रोनाइज्ड होते हैं, दोस्त हो जाते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। इस दुनिया में कुछ लोग लेफ्ट ब्रेन ही, कुछ राइट ब्रेन, चारों तरफ से आप बहुत सारी फैसिलिटीज के साथ हो, और इस लाइफ की जरूरत आपने इन फैसिलिटीज को मान लिया है। 5 लाख साल पहले वाले आदमी के पास इनमें से कुछ भी नहीं था। आपकी जिंदगी
इनके बिना आप चल नहीं सकती है। ये सारे बदलाव कौन लेकर आया? याद रखिए, आपकी जो भी फैसिलिटी है आज, वो किसी ना किसी साइंटिस्ट का पैशन थी। उस साइंटिस्ट ने खुद ने कभी यूज नहीं किया उसे, उसकी खोज में लगा रहा, उसकी डिस्कवरी करता रहा, उसका इन्वेंशन करता रहा। आपकी फैसिलिटी लाइट है, थॉमस अल्वा एडिसन, निकोल टेस्ला, इनकी जिंदगी थी, राइट। आपकी फैसिलिटी अगर फोन है तो ग्राहम बेल ने अपनी पूरी जिंदगी इस फोन को इन्वेंट करने में लगा दी, उसका पैशन था। आपकी फैसिलिटी अगर एरोप्लेन में बैठे कहीं जाना है तो राइट ब्रदर्स ने आपके लिए इस फैसिलिटी को लाने के लिए अपनी लाइफ की पूरी जिंदगी लगा दी और पैशन में ही ये सारे काम किए। यानी आपकी कोई भी फैसिलिटी किसी न किसी साइंटिस्ट का पैशन रहा है। साइंटिस्ट कौन होता है? अब ध्यान सुनिएगा। साइंटिस्ट को ब्रेन साइंस की लैंग्वेज में कहते हैं क्रिएटिवली लॉजिकल पर्सन। फिर से बोल देता हूं, क्रिएटिवली लॉजिकल पर्सन, क्योंकि उनके ब्रेन में क्रिएटिविटी भी होती है और उसका लॉजिक भी होता है। सोचिए, अगर आप राइट ब्रदर थे और आपको एरोप्लेन बनाना है तो पहला थॉट कैसे आएगा? ऐसा तो नहीं आएगा ना, एरोप्लेन बन ही गया, पहले क्रिएटिव हुआ ही नहीं कुछ ब्रेन, पॉसिबल ही नहीं है। पहले उन्होंने चील को देखा, बाज को देखा, चिड़िया को देखा और सोचा यार क्या इंसान इस तरह से नहीं उड़ सकता, क्या फंक्शन है इनका। तो इसी तरह से उनके दिमाग में आया क्यों ना एक मशीन बनाई जाए जिसमें बैठ कर के इंसान भी उड़ सके, और यही है क्रिएटिविटी। ये बनी नहीं है अभी, ब्रेन में क्रिएट हुई है। और इसी तरह से केवल बोलने पे ऑडियो फॉर्मेट में क्रिएट नहीं हुई है, इसका विजुअल भी उनको दिखता है, इमेजिनेशन। उन्होंने पहले इसे इमेजिन किया, ब्रेन में क्रिएट किया। क्रिएटिविटी हमेशा पहले आती है, उसके बाद उस क्रिएटिव चीज को बनाया कैसे जाए इसका बेसिक ढूंढा, लॉजिक ढूंढा, और वो लॉजिक फिजिक्स में, साइंस में उन्हें मिला और वो चीज बन गई। और कोई भी इन्वेंशन, कोई भी आविष्कार जो अब आपकी सहूलियत है, वो एक तरह से क्रिएटिवली लॉजिकल आउटकम है। इट इज अ क्रिएटिव लॉजिकल आउटकम, राइट। एक भी कोई भी इन्वेंशन जो अब आपके लिए जरूरत है लाइफ की, यानी आपकी लाइफ में साइंस ने बहुत काम किए और साइंस एक क्रिएटिवली लॉजिकल फंक्शन है। साइंटिस्ट एक क्रिएटिवली लॉजिकल पर्सन है। इन्वेंशन एक क्रिएटिवली लॉजिकल आउटकम है। आइंस्टाइन भी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा कि जो बच्चे होते हैं 9 साल से 16 साल के बीच के, वो सारे बच्चे क्रिएटिवली लॉजिकल होते हैं, वो उनका दिमाग एक साइंटिस्ट जैसा होता है। इसको चेक करने के लिए कुछ नहीं करना है, बच्चे को पढ़ाई के अलावा चेक करना है। उसको हर जगह आपको क्रिएटिवली लॉजिकल मिलेगा, हर चीज में कुछ नया घुसाएगा, कुछ नया करने की कोशिश करेगा, कुछ नया सुनाएगा, कुछ नया निकाल देगा। कुल मिलाकर यही है कि इनके पास ऑलरेडी नेचुरल है ये चीज, सिर्फ उसे पढ़ाई में कैसे यूज करते हैं किसी ने सिखाया नहीं। एजुकेशन साइकोलॉजी में इसके चैप्टर जब मैंने पढ़े तो मुझे पता पड़ा टीचर्स को सिखाने के लिए पहले से ही उस बुक में ये सारी चीजें हैं। कमाल की बात यह है, हमारी जिंदगी का, इस देश का, इस दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन टीचर, मुझे नहीं पता वो क्यों भूल गया एजुकेशन साइकोलॉजी के वो चैप्टर्स जो उसे प्रैक्टिकली यूज करने थे बच्चों की पढ़ाई में। चलिए उनमें से एक चैप्टर की बात करते हैं, द पावर ऑफ इमेजिनेशन एंड द थ्योरी ऑफ एसोसिएशन। 2 चैप्टर हैं। पावर ऑफ इमेजिनेशन डॉक्टर BF स्किनर का दिया हुआ है कि इमेजिनेशन की मदद से दुनिया में किसी भी चीज को ब्रेन में परमानेंट मेमोरी बनाया जा सकता है। आइंस्टाइन, आइजैक न्यूटन, मार्क ट्वेन, सभी लोगों ने इसे यूज किया है। विवेकानंद जी के बारे में कहा जाता है कि उन्हें पूरी किताब याद एक बार में हो जाती थी, पर किसी ने ये नहीं बताया जो मैं बताता हूँ, जो कि उनकी बुक शिकागो वक्रता और रामकृष्ण परमहंस की एक पुस्तक के माध्यम से मिला, कि वो कल्पनाशीलता को पूरे दिन और रात इस्तेमाल करते थे जब भी कोई नया ज्ञान प्राप्त करते थे। कल्पनाशीलता इंग्लिश में इमेजिनेशन। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये छोटे छोटे बच्चे जिनमें बहुत कुछ अभी बाकी है दुनिया में करने के लिए, इन्हीं में से कोई इन्वेंटर बनेगा, इन्हीं में से कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, पर ये तभी होगा जब इनके ब्रेन को एक सही पायदान मिलेगा। तो वो कैसे होगा? पहला फॉर्मूला है इमेजिनेशन, यानी इमेजिन करते हुए देखना। दूसरा फॉर्मूला है एसोसिएशन, जो भी इमेजिन किया उसे आपस में जोड़ना। आपस में जोड़ना यानी लेफ्ट और राइट ब्रेन को सिंक्रोनाइज कर देना, क्रिएटिवली लॉजिकल हो जाना। करके देखें। चलिए, जैसा मेरे पास अवेलेबिलिटी उस हिसाब से कराता हूँ। 5 मिनट का एक्सपेरिमेंट है। मैं आपको एक क्वेश्चन सीधा याद कराता हूँ। 11th क्लास का क्वेश्चन है बच्चों। 11th क्लास में सिविक्स का क्वेश्चन है, व्हाट इज द चाइल्ड लेबर एक्ट, एक्सप्लेन एज पर 1986 चाइल्ड लेबर एक्ट। 1986 में चाइल्ड लेबर एक्ट अमेंड हुआ, तो उसको एक्सप्लेन करने का क्वेश्चन आता है और उसमें 20 पॉइंट का आंसर है। वो पॉइंट है कि ऐसे कौन से काम है जो 14 साल से कम उम्र के बच्चों को करवाना मना है, वो प्रोहिबिटेड है, वो एक क्राइम है। और कोई भी फैक्ट्री जो हजार्डस काम करती है उनकी लिस्ट बनाई गई और उनमें 14 साल से बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज चिल्ड्रन कैन नॉट बी यूज्ड
as a labor, as a worker, or in any form, if this is the nature of job is pertaining to this kind of चाइल्ड लेबर एक्ट प्रोहिबिशन, तो वो समझ लेते हैं। उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, मैं पहले बोलता जाता हूं। नंबर 1 बीड़ी मेकिंग, नंबर 2 कारपेट वीविंग, नंबर 3 सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, नंबर 4 is cloth printing and dyeing, number 5 is patake, explosive and fireworks, number 6 soap making, number 7 wool making, number 8 building and construction industry, number 9 slate pencil making, number 10 cashew and nuts processing, number 11 electronic goods and electrical work, number 12 is agarbatti manufacturing, number 13 is brick kiln and furnace, ईट भट्टे के काम जो होते हैं, नंबर 14 कॉटन गिनिंग, कपास, सूत कपास काटने का काम, नंबर 15 जेम्स मैन्युफैक्चरिंग, कटिंग, जेम्स जो होते हैं उनकी कटिंग, उनकी पॉलिशिंग, नंबर 16 लॉक मेकिंग, नंबर 17 ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, नंबर 18 डाइंग, जो डाई का काम होता है, डाइंग मैन्युफैक्चरिंग, डाई मैन्युफैक्चरिंग, और जो कलर डाई होता है वो, और नंबर 19 इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स कंपनी और इंडस्ट्री, और नंबर 20 टबैको मैन्युफैक्चरिंग। तो ये मैंने आपको बताया, ये 20 के 20 अगर आप लिखेंगे इसमें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। पूरा सेंटेंस आपको बनाना आता है, सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं, केवल कीवर्ड हमें ध्यान होने चाहिए। एग्जाम में हम सेंटेंस सारे याद करके नहीं जाते, कीवर्ड याद करके जाते हैं। सेंटेंस तो बनाना सीख लिया ना फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में। एक किसी भी आंसर के सेंटेंस में 2 वर्ड होते हैं, एक कीवर्ड, एक फिलर वर्ड। फिलर वर्ड वी नो हाउ टू फ्रेम, और जो फिलर वर्ड है वी नो हाउ टू फ्रेम, और जो किलर वर्ड है, किलर वर्ड मतलब कीवर्ड, जिससे बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, वी नीड टू मेमोराइज, वी नीड टू रिटेन, राइट। तो आइए करके देखते हैं। अब तक तो अगर आपको ये लिस्ट याद करने को दी जाए, मैं अगर पूछता हूं बताइए 9th नंबर पे कौन सा काम प्रोहिबिटेड बताया गया है, तो आपको याद आ रहा है कौन सा था 9th नंबर का काम, राइट, स्लेट पेंसिल वाला। अगर पूछता हूं बताइए 13 नंबर वाला काम याद आ रहा है, तो आप बता सकते हैं कि वो काम फर्नेस और ब्रिक किल्न का था। क्या आप 5 नंबर का काम बता सकते हैं, वो फायर वर्क्स और एक्सप्लोजिव था। देखिए पॉइंट के साथ किस तरह से याद हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको अपनी नेचुरल मेमोरी या लाइव मेमोरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आज हम बहुत कम टाइम है, इसलिए हम जानेंगे एसोसिएशन इमेजिनेशन का यूज किसी डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये थ्योरी का क्वेश्चन है, कई बच्चे पूछते थ्योरी कैसे याद हो, ये आंसर थ्योरी में ही था, ऐसे पॉइंट में नहीं था, इसका चैप्टर था पूरा। थ्योरी को पॉइंट में बदला जा सकता है, हर पॉइंट वाले आंसर को थ्योरी में बदला जा सकता है, यस और नो। ये तो टीचर ने भी बताया होगा ना कि इजी करने के लिए हर सेंटेंस जहाँ फुल स्टॉप हो जाए वहां से नया सेंटेंस स्टार्ट कर दो और नया पॉइंट बना दो, इससे ये पता पड़ जाएगा कितने पॉइंट याद करने हैं। तो इसको आप थ्योरी में भी कन्वर्ट कर सकते हो और पॉइंट में भी। हम इसे पॉइंट से याद कर लेंगे तो थ्योरी की तरह लिख पाएंगे। तो आज मैं आपको सीक्रेट बताने जा रहा हूँ कि किसी भी थ्योरी का आंसर 20 पॉइंट का मतलब हो गया, अगर इसको आप एक्सप्लेन करेंगे तो करीब करीब 1.5 पेज का आंसर ही हो जाएगा, यानी 1.5 पेज का आंसर आप कैसे याद कर सकते हैं। चलिए अब करके देखते हैं। इसके लिए कुछ नहीं करना है, जितने मैंने बताया तो उससे पहले मैं आपको मेथड सिखा रहा हूं, जिसका मतलब होता है आर्टिफिशियल मेमोरी मेकिंग। आर्टिफिशियल मेमोरी मेकिंग का मतलब होता है कोई चीज जो हमें वैसे याद नहीं हो रही है, तो हम उससे मिलता जुलता है वो चीज याद कर लेंगे जो उससे ईजी है, और मिलता जुलता होने की वजह से हमें रियल वर्ड भी याद आ जाएगा। इसे ही एसोसिएशन कहते हैं। बहुत सिंपल है, मैं करा रहा हूं। ये लिस्ट 1 2 3 4 से है ना, हम इसको 1 2 3 4 से ही याद करेंगे। देखिए मैं आपके सामने कुछ वर्ड बोलूंगा, मुझे पक्का यकीन है, हिंदुस्तान के बच्चों पर मुझे पूरा विश्वास है कि वो केवल 2 मिनट में 2 सेकंड में समझ जाएंगे कि ये बन कैसे रहा है। देखो 1 2 3 4 है ना, हम उनको पहले पिक्चर में बदलेंगे, क्योंकि पिक्चर से चीजें जल्दी याद होती है। 1 2 3 4 से नहीं हो रही है, पिक्चर से हो जाएगी, क्योंकि पिक्चर के साथ में इंसिडेंस बन जाता है। करके दिखाऊं, 1 किंग पिक्चर में बदलने का फॉर्मूला है वैल्यू। हम एक सिंबॉलिक मेथड यूज कर रहे हैं जिसमें हम हर नंबर का यूनिवर्सल सिंबल यूज करेंगे। क्या होगा वो आप ही बताएंगे, ठीक है ना। 1 किंग, 2 आइज, 3 मंकी, 4 कार, 5 हैंड। कुछ सिमिलर बात मिली, कोई लॉजिक पकड़ में आया कि इस नंबर को पिक्चर में बदलने के लिए, इसका पिक्चर बनाने के लिए हमने लॉजिक क्या यूज किया, क्रिएटिविटी यानी पिक्चर, और बदलने के लिए जो यूज किया वो लॉजिक। तो ये जो कर रहे हैं इट इज क्रिएटिवली लॉजिकल। अभी आपके ब्रेन के दोनों फंक्शन एक साथ काम कर रहे हैं। मैं बताता हूं क्या किया अभी हमने। अभी आपने 1 को किंग बनाया है, 2 को आइस बनाया है, 3 को मंकी बनाया है, लेकिन क्यों?
आपको आपको समझ में आ चुका होगा, क्योंकि राजा एक होता है, आंखें दो होती है, गांधी जी के 3 बंदर होते हैं, 4 कार के 4 पहिए होते हैं, 5 फिंगर्स, एक हाथ में 5 उंगलियां होती तो हाथ हो गया उसका, 6 क्रिकेट में सिक्सर यानी छक्का मारा जाता है, 7 रेनबो यानी रेनबो में 7 कलर होते हैं, 8 का पिक्चर बनाएंगे हम ऑक्टोपस, क्यों आपको पता है ऑक्टोपस हैज 8 लेग्स, 9 दुर्गा माता, इंडिया में दुर्गा माता की नवरात्रों में 9 दिन तक पूजा होती है, उनके 9 रूप माने जाते हैं, इसलिए हम ये पिक्चर बनाएंगे। इंडिया में बहुत इजी है, अमेरिका या बाहर के कोई लोग जुड़े होंगे तो वो फिर इंडिया के भगवान को एक बार हाथ जोड़ के और उनसे सीख सकते हैं, अदरवाइज आपके लिए कोई और तरीका निकालना पड़ेगा। लेकिन इंडिया में तो हम सभी मनाते हैं नवरात्रि, तो आपको याद है 9 दिन तक पूजा, तो 9 नंबर दुर्गा माता। 10 रावण, 10 रावण के 10 सर होते हैं, इसलिए 10 नंबर हो गया। 11 इज हॉकी टीम, हॉकी की टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं। 12 अंडा क्यों, क्योंकि 12 एक डजन का सिंबल है, एक दर्जन में 12 चीजें होती हैं, तो और अंडे भी हम डजन से खरीद के लाते हैं, किलो से नहीं लाते हैं, तो अंडा 12 का पिक्चर हो गया। 13 काली बिल्ली, अमेरिका में 13 नंबर को अपशगुन माना जाता है, इंडिया में काली बिल्ली का रास्ता काटना अपशगुन माना जाता है, तो हमने जोड़ लिया 13 नंबर यानी काली बिल्ली अपशगुन, तो ये नंबर हम याद रखेंगे, इट इज ऑमिनस। 14 राजा राम जी का वनवास, राजा राम जी 14 साल के लिए वनवास में गए थे, तो 14 राजा राम। 15 इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को आता है, राइट, तो इसका तिरंगा झंडा आप देख सकते हैं। 16 दुल्हन 16 श्रृंगार करती है, इसलिए ये चाहो तो अपनी मम्मी से पूछ लो, क्योंकि वो दुल्हन बनी थी, पूछो कितने श्रृंगार किए थे, बोले कि 16 श्रृंगार किए थे, है ना, कौन से तो मुझे नहीं पता, वो तो आपको उनसे ही पूछना पड़ेगा। तो दुल्हन 16 श्रृंगार करती शादी से पहले, तो 16 दुल्हन। 17 17 खतरा कहा जाता है, 17 खतरा, 17 एज खतरा की एज, 17 खतरा, तो ऐसे याद रखेंगे। 17 यानी खतरा, कोई खोपड़ी सी देख लीजिए आप इसमें। 18 वोटिंग एज, 18 ईयर का होते ही आप जो है वोट डाल सकते हैं, तो याद रखेंगे 18 यानी चुनाव का बैलेट बॉक्स देख सकते हैं, वोटिंग का जो मशीन है, वोटिंग मशीन, वो देख सकते हैं। 1919 जलियांवाला बाग, बहुत फेमस मास्केयर है, बच्चों को रटाया जाता है। 1919 में जलियांवाला बाग हुआ था, जिसमें काफी लोग मारे गए थे, जनरल डायर ने मारा था, तो अपन याद रख लेंगे जलियांवाला बाग 1919। और 20 T20 आपके IPL T20, तो उसकी क्रिकेट टीम आप देख सकते हैं, इसमें जो विराट कोहली, धोनी, जो भी आपके फेवरेट है उनको देख लीजिए। अब ये तैयार हो गई, अब हमारे पास नंबर की बजाय हर चीज में पिक्चर है, सीधा यूज करूंगा उस आंसर के ऊपर, देखते हैं आप भूल के दिखाना फिर इसको आप, राइट, मुझे तो यकीन है कि आप इसको अब नहीं भूल पाओगे। और इसका आंसर जब भी आपके एग्जाम, खास तौर पे जो 11th क्लास के बच्चे हैं जिनके पास ये आंसर है भी, तो 100% गारंटी है कि उनका ये वाला आंसर तो अब सही होने वाला है, और पूरी परमानेंट मेमोरी के साथ लाइफ टाइम के लिए। करके देखें, पहला था हमारा 1 किंग, और हमारा आंसर का पहला कीवर्ड था बीड़ी मेकिंग। इमेजिन करो एक राजा है जो हर वक्त बीड़ी पीता रहता है, बीड़ी पीने वाला राजा, देखना पड़ेगा आपको राजा को, ठीक है ना, और बीड़ी पीने वाला राजा। नंबर 2 आइस, और आइस का जो हमारा था कारपेट वीविंग। इमेजिन करो आपके पापा एक ऐसा कारपेट लेकर आए जिसमें आंखें बनी हुई है, वो आंखें पूरे घर को घूरती रहती है, दीवारों के कान होते हैं और कारपेट के अब आंखें होती है, ध्यान रखना ऐसे घर में आप रहते हो, राइट। 3 मंकी, और सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग हमारा कीवर्ड था। इमेजिन करिए घर के बाहर बंदर ही बंदर है जो आपके घर की दीवारों पर सीमेंट लगा रहे हैं, सीमेंट की बोरियां उठा के लेके जा रहे हैं। 4 कार, और हमारा क्वेश्चन के अंदर था क्लोथ प्रिंटिंग। इमेजिन करिए आप नए कपड़े लेकर के आए, आपको लगा इसके ऊपर कोई थोड़ी वाइल्ड सी प्रिंटिंग कर देता हूं मैं, थोड़ा अटपटा सा लगना चाहिए, तो आपने सारे कपड़े, टी-शर्ट, जीन्स सब बिछा दी जमीन पे और कार चला दी उनके ऊपर, कार के टायरों से उसके ऊपर प्रिंटिंग कर रहे हो, ओके। 5 हाथ, और इसका जो अगला पॉइंट है वो है एक्सप्लोजिव फायरवर्क। इमेजिन करिए कि आपके हाथ में आपने पटाखा चलाया और वो बम फूट गया और आपका हाथ जल गया, डॉक्टर को दिखाने आए हो कि देखो दिवाली पे पटाखे चलाने से मेरे हाथ जल गए हैं, बस इसे याद रखना आपको। 6 है क्रिकेट में छक्का मारना। इमेजिन करिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं और आप छक्के मारने के लिए तैयार खड़े हैं, सामने बॉलर ने आपको जो बॉल डाली है वो बॉल नहीं है, बल्कि वो तो एक साबुन है, और वो साबुन आपके पास आया, आपने साबुन पे छक्का मारा, सीधा उठ के साबुन बाथरूम में जाके गिरा अपने आप अपनी जगह पर, राइट, बस ये आपको याद हो गया। 7 था रेनबो, और अगला जो हमारा कीवर्ड है क्वेश्चन का वो है वूल क्लीनिंग। इमेजिन करिए आपने मम्मा से बोला मम्मा सर्दियां आ गई है, कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, तो मुझे तो रेनबो कलर की अलग अलग स्वेटर ला के दो। रेनबो में जितने 7 कलर होते हैं ऐसे स्वेटर मुझे चाहिए, मैं एक जैसा नहीं पहनूंगा, रोज दिन अलग अलग स्वेटर पहनूंगा, रोज 7 अलग अलग कलर के। 8 ऑक्टोपस, हमारा अगला पॉइंट है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री।
इमेजिन करिए आपके घर पे, देखिए जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं उनके अड़ोस पड़ोस पूरे इंडिया में कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है। कंस्ट्रक्शन का काम तो इंडिया की पहचान है, तो आप जहाँ भी उनके अड़ोस पड़ोस में कोई ना कोई बिल्डिंग होगी जो अंडर कंस्ट्रक्शन होगी, उसको ध्यान दीजिए। इमेजिन करिए वहाँ मजदूर काम नहीं कर रहे हैं बल्कि वहाँ ऑक्टोपस काम कर रहे हैं। उनके जो बिल्डिंग का ठेकेदार है, जो बिल्डिंग का ओनर है, उसको लगा कि काम जल्दी फिनिश करना है। मोदी जी कहते हैं कि अब आत्मनिर्भर बन के जो भी काम करना जल्दी करना है, तो इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए 2 हाथों वाले आदमी से काम नहीं होगा, 8 हाथों वाला आदमी चाहिए, यानी कि ऑक्टोपस। ऑक्टोपस मिलके काम कर रहे हैं। देखो पढ़ाई इतनी रिडिकुलस होगी, पेरेंट्स ये आपके लिए नहीं है, टीचर आपके लिए नहीं है, बच्चों के लिए है। बच्चों को जिस तरह से कार्टून अटपटा पसंद है उस तरह से पढ़ाई को अटपटा कर दो, अटपटी पढ़ाई चटपटी होकर याद भी हो जाएगी और हमारा मकसद एग्जाम में लिख पाए। समझने का काम तो हमने करा ही दिया ना, तो समझाने वाला काम हमारा है भी नहीं, राइट। तो अब बात करते हैं कि ऑक्टोपस जो है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में मजदूर का काम कर रहे हैं, सीमेंट वगैरह उठा रहे हैं। अब आता है 9 नवरात्रि। हाँ, इंडिया में नवरात्रि जब आती है और जब खत्म होती है नवरात्रि, तो आखिरी दिन पूजा के बाद जब बच्चों को घर पे बुलाया जाता है, हर घर में बच्चे बुलाए जाते हैं और बच्चों को कोई ना कोई गिफ्ट दिया जाता है। इमेजिन करिए अब इस बार नवरात्रि पर आपने बच्चे घर पे बुलाए और उनको स्लेट पेंसिल्स बांटे, राइट, स्लेट पेंसिल्स। तो क्योंकि स्लेट पेंसिल हमारे 9 नंबर का कीवर्ड है और हमारा जो हिंट है 9 नंबर का पिक्चर है वो है दुर्गा माता या नवरात्रि। 10 रावण। और इमेजिन करिए रावण जो है वो दिन भर काजू खाता है, अपने 10 मुंह से काजू खाता रहता है, इसलिए इतना तेज दिमाग था उसका, क्योंकि वो 10 मुंह से काजू खाता रहता है, पूरे भारत का आधा काजू को खा जाता है। इससे आपको याद रहेगा रावण और काजू, क्योंकि हमारे क्वेश्चन का 10th पॉइंट पर जो कीवर्ड लिखा था वो था काजू प्रोसेसिंग या कैशू नट प्रोसेसिंग। अब आते हैं 11 में आता है हॉकी टीम। इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री उससे जोड़ना है हमें। इमेजिन करिए आप हॉकी खेल रहे हैं शाहरुख खान के साथ और चक दे इंडिया में हॉकी टीम में, और आपकी हॉकी टूट गई है और आप हॉकी ठीक किससे कराने गए हैं? स्पोर्ट्स की दुकान पे नहीं गए बल्कि इलेक्ट्रॉनिक दुकान पे गए, जिसने इलेक्ट्रॉनिक वायरिंग करके आपकी हॉकी को बड़ा जादुई हॉकी बना दिया है, क्योंकि उसमें करंट की वायरिंग है। अब इससे आप खेलते हैं तो बॉल अपने आप ही आपकी हॉकी के आगे आगे चलती है, क्योंकि आपकी हॉकी इलेक्ट्रिक हॉकी है, राइट। 11 टू 12 का था हमारा दर्जन अंडे, और आंसर है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अगरबत्ती। तो अगरबत्ती से याद करेंगे, इमेजिन करिए आपने अगरबत्ती अंडे में लगा रखी है, एक अंडा है उसमें अगरबत्ती लगा रखी है। 13 ब्रिक किल्न। आपने देखा कि आपकी गली के बाहर एक काली बिल्ली घूम रही जो बार बार रास्ता काट रही है, कहीं वो आपका रास्ता ना काट जाए, इसको डराने के लिए आपने ईंट उठाई और ईंट फेंक कर उसको डराया ताकि वो भाग जाए। तो काली बिल्ली को डराने के लिए ईंट फेंकी। इससे याद रहेगा ईंट का भट्टा इंग्लिश में कहते हैं ब्रिक किल्न, ये याद रखना है क्योंकि ये हमारा 13 पॉइंट है। 14 राम जी का वनवास, और इसका जो टॉपिक का आंसर है वो है सूत काटना या कॉटन गिनिंग। याद कैसे करेंगे? राम जी जब वनवास में थे तो उनका फेवरेट काम था सूत काटना, हर वक्त वो सूत काटते रहते थे, और इसी वजह से उनको मानने वाले थे गांधी जी, वो भी सूत काटते थे और हमेशा बोलते क्या थे, हे राम, राइट, क्योंकि उन्होंने सूत काटने का इंस्पिरेशन शायद वहां से मिला। ये आर्टिफिशियल स्टोरी है बच्चों, सिर्फ इसको एंजॉय करना है, पर्पस मेमोराइजेशन है, राइट। तो राम जी सूत काटने का काम करते थे, कॉटन का काम करते थे। अब आता है 15 इंडिपेंडेंस डे। आपका टॉपिक है जेम्स कटिंग। जेम्स होते हैं ना, इमेजिन करिए आपके स्कूल के अंदर एक जो है वो आए हैं, चीफ गेस्ट आए हैं। किस दिन? 15 अगस्त, जब इंडिपेंडेंस डे के दिन अक्सर स्कूल में चीफ गेस्ट फ्लैग होस्टिंग करते हैं और फ्लैग में से फूल गिरते हैं। आपका स्कूल थोड़ा बड़ा स्कूल है, जब उन्होंने फ्लैग होस्टिंग की, हीरा पन्ना मोती ये सारे जेम्स उन पे गिरे, सब उनको मिल गए, राइट। जेम्स फ्लैग होस्टिंग में थे, राइट। अब आता है 16, आंसर है लॉक मेकिंग। इमेजिन करियो कि एक दुल्हन है जिसके 16 श्रृंगार हुए, शादी है उसकी, और वो श्रृंगार इन चीज़ों से नहीं हो रहा जो चीज़ें होती है डेकोरेशन की या मेकअप की, बल्कि तालों से हो रहा है। दुल्हन को ताले ही ताले पहना दिए, कान में ताला, नाक में ताला, मुंह में ताला, हाथों में ताला, बिल्कुल लॉक्ड दुल्हन हो गई है ये। और इस दुल्हन को शादी कर दी गई। अब ये तो पहुंच गई अपने ससुराल। अब गड़बड़ ये हो गई कि चाबी पीहर में ही भूल के गई, मायके में ही। अब वो अनलॉक भी नहीं हो रही दुल्हन, लॉक्ड दुल्हन, याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आता है 17 था 17 खतरा। याद कैसे करेंगे? इसका आंसर था ग्लास मैन्युफैक्चरिंग। याद कैसे करेंगे? इमेजिन करिए कि आप एक कांच घर में लेकर आए, ग्लास लेकर आए, पर वो कांच बड़ा खतरनाक कांच है। जैसे उसमें आपने देखा अंदर से खोपड़ी दिखी और वो कांच टूट गया और आपके मुंह पे चुभ गया। पापा ने आपको मना कर दिया, आज के बाद कांच के पास मत जाना, उस ग्लास में खतरा है, ग्लास में खतरा है। अब आते हैं 18 था हमारा 18 जो हमारा पॉइंट है वो है चुनाव, राइट, इलेक्शन। तो क्योंकि हमने याद किया था कि
जो 18 का हमारा जो पिक्चर था वो था चुनाव या इलेक्शन, क्योंकि हमने याद किया 18 साल की उम्र होने पर हम चुनाव में जा सकते हैं, वोट दे सकते हैं, राइट। और हमारा क्वेश्चन का जो पॉइंट था वो था डाई मैन्युफैक्चरिंग, जो कलर केमिकल डाई होती है ना वो। इमेजिन करिए आप 18 साल के हो गए, आप वोट डालने गए, आपने वोटिंग मशीन से वोट डाला और आपके हाथ पे डाई लगाई गई। देखा है ना आपने, जब भी कोई वोट डाल के आता है उंगली पे लगी हुई डाई दिखा रहा होता है कि देखो मैंने वोट डाला है, बस वो भी आपने किया। इससे याद रहेगा वोट और डाई। 19 जलियांवाला बाग, जलता हुआ बाग। इमेजिन करिए कि आपका जो घर के पास में एक बाग है वो जल रहा है और आपने उसकी आग बुझाने के लिए इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स के स्प्रे यूज किए हैं। इससे उल्टा आग भड़क गई। सब बोल रहे कैसा कर रहे हो आप, कोई कीड़े मारने की दवाई से आग बुझती है क्या? बस, लेकिन इससे आपको ये याद रहेगा जलियांवाला बाग यानी 1919 और कीड़े मारने की दवाई यानी इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स, ये हमारा पॉइंट हो गया। 2020 था हमारा आईपीएल टीम। बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, जितने भी क्रिकेट के खिलाड़ी इंटरनेशनल होते हैं वो अपने आप को री एनर्जाइज करने के लिए क्या यूज करते हैं, वो अलग अलग तरह के जूस पीते हैं या एनर्जी ड्रिंक पीते हैं। पर हमारी इंडियन टीम है, हम भारतीय हैं, देसी आदमी हैं। यहाँ महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और जितनी भी क्रिकेट टीम है वो आईपीएल के मैदान पे आ गई है और खुद को एनर्जाइज करने के लिए अजय देवगन से उन्होंने मांगा है टबैको, राइट। वो हाथ में तंबाकू रखती है और तंबाकू को खा करके अपने आप को एनर्जाइज करती है। हमारी इंडियन क्रिकेट टीम खुद को एनर्जाइज करने के लिए टबैको यूज करती है, अच्छे से खैनी है या जो भी तंबाकू, आई डोंट नो, पर वो विमल केसर गुटखा जो देते हैं अजय देवगन, वो शायद बता सकते हैं। तो इस तरह से 20 था उसका जो पिक्चर था वो था आईपीएल टीम, और क्वेश्चन का आंसर में जो पॉइंट था वो था तंबाकू मैन्युफैक्चरिंग। हमने इसको जोड़ दिया। चलिए अब जल्दी से एक रिकॉल कराता हूँ, पूछता हूँ आपसे, जल्दी बताइए। 1, आई एम श्योर आपको याद आ रहा है, मैं बोलूंगा आपको हिंट दे दूंगा पिक्चर वाला। 1 राजा, बताइए चाइल्ड लेबर एक्ट में कौन से काम मना है छोटे बच्चों से करवाना? 1 राजा। आई एम श्योर आपको याद आ रहा है बीड़ी मेकिंग। चलो 2 आइज, बताइए क्या याद आ रहा है आपको? आई श्योर कारपेट याद आ गया होगा, कारपेट वीविंग। नंबर 3 बताइए गांधी जी के 3 बंदर, आई एम श्योर आपको याद आ रहा है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। नंबर 4 बताइए क्लोथ प्रिंटिंग, याद आ रहा है आपको क्योंकि कार से याद आ गया होगा। नंबर 5 आपके हाथ में क्या हो गया था? पटाखे फट गए थे, यानी कि फायर एक्सप्लोसिव वर्क। नंबर 6 क्रिकेट में छक्का आपने किस पे मारा? बॉल पे मारा, किसी और चीज पे मारा? याद आ गया होगा, साबुन पे मारा, सोप मैन्युफैक्चरिंग आंसर है हमारा, राइट। 7 जो है वो था रेनबो, राइट। तो रेनबो कलर से कुछ याद आ रहा है, आई एम श्योर आपको याद आ गया वूल वीविंग या वूल क्लीनिंग, क्योंकि अपन ने ये बम्मा से बोला था। 8 ऑक्टोपस से कुछ याद आ रहा है, आई एम श्योर आपको याद आ रहा होगा बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। 9 दुर्गा माता से कुछ दिखाई दे रहा है, बच्चों को क्या दिया था लास्ट में? आई एम श्योर आपको याद आ रहा होगा स्लेट पेंसिल। 10 से क्या याद आ रहा है? रावण क्या करता है 10 सर से? आपको याद आ रहा होगा कैशू नट्स खाता है, काजू खाता है, तो कैशू नट्स प्रोसेसिंग इसका आंसर है। और 11 जो है हमारा हॉकी टीम, आपकी हॉकी में आपने क्या करवाया था? आपको याद आ गया होगा इलेक्ट्रिक हॉकी बनाई थी, इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री इसका आंसर है। 12 अंडे से कुछ दिखाई दे रहा है, आई एम श्योर आपको याद आ रहा होगा अगरबत्ती लगी हुई थी अंडे में। और जो 13 है काली बिल्ली से कुछ याद आ रहा है, आई एम श्योर आपको याद आ रहा होगा आपने ईंट फेंक के मारी थी, तो यानी कि ईंट भट्टा या ब्रिक किल्न। और 14 राम जी के वनवास से, देखो बोलते ही आपके दिमाग में आ रहा होगा कॉटन गिनिंग, राइट। और 15 इंडिपेंडेंस डे, जैसे ही फ्लैग होस्टिंग किया क्या गिरा था? आपको याद आया होगा हीरे मोती पन्ना यानी जेम्स, तो जेम्स कटिंग इज द आंसर। और 16 दुल्हन 16 श्रृंगार करके जाती है, तो देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा दुल्हन लॉक में बंधी हुई है, यानी कि ताला या लॉक मेकिंग इंडस्ट्री जो है वो इसका आंसर है। और 17 अगर मैं कहता हूं 17 तो खतरा, तो क्या याद आएगा आपको? ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, कांच आपको दिखाई दे रहा होगा। 18 यानी वोट डालने की एज आपको दिखाई देगा होगा, डाइंग यानी वो डाई लगाना। 19 जलियांवाला बाग आपको नजर आ गया, जलता हुआ बाग में क्या डाला आपने? कीड़े मारने की दवाई यानी इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स, तो ये आपका आंसर है। और 2020 आईपीएल आपको दिमाग में दिखाई दे रहा होगा तंबाकू कंपनी या टबैको मैन्युफैक्चरिंग। आपको बीच में से भी याद है, बताइए 9th पॉइंट क्या था? 9th नवरात्रा, 1 सेकंड में याद आया होगा स्लेट पेंसिल। बताइए 16 पॉइंट क्या था? 16 दुल्हन के 16 श्रृंगार, 1 सेकंड में याद आ रहा होगा लॉक मेकिंग। बताइए 3rd पॉइंट क्या था? गांधी जी के 3 मंदिर, 1 सेकंड में याद आ रहा होगा सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। बताइए 8th पॉइंट क्या था? ऑक्टोपस, 1 सेकंड में याद आ रहा होगा आपको कि बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। देखिए ना दोस्तों, एक बार में ये आंसर क्रिएटिवली लॉजिकल होने की वजह से, इसमें क्रिएटिविटी भी थी, ह्यूमर भी था, इसमें विजुअल भी था, इमेजिनेशन भी था, और आपका असली आंसर भी था। लॉजिक भी था, क्रिएटिविटी भी थी। ऐसा होने से ये आंसर आपको अभी याद हो गया। इसको वैसे याद करने में लगभग 30 मिनट लगते हैं, फिर भी जिंदगी भर याद नहीं रहता, और ये पॉइंट ऐसे याद नहीं आते। किसी भी बच्चों को मैंने नहीं देखा कि इस तरह से वो आंसर बता सके जब तक कि वो ब्रेन साइंस यूज नहीं करता। तो दोस्तों, अगर आपको भी सीखना है ब्रेन साइंस, ये मैंने एक मेथड सिखाया, ऐसे लगभग 13 मेथड और हैं जो आपके अलग अलग टॉपिक पे काम किए। इसके लिए मैं लॉन्च करता हूं आज आपके सामने डिजिटल माइंड सॉफ्टवेयर। एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसी ट्रेनिंग प्रोग्राम जो घर बैठे ही आप इसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से ले सकते हैं,
आपके पास मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, उस पर आपको ये सॉफ्टवेयर मिलेगा। ये सॉफ्टवेयर एक कोड के तौर पर आएगा। आज के बाद अगर आप चाहते हैं कि इतना नॉलेज मेरे लिए काफ़ी नहीं है, मुझे सारे मेथड सीखने हैं और अब इस पढ़ाई पे यूज़ कर रहे हैं, तो देखो आपने पढ़ने पे खर्च किया, लिखने पे खर्च किया, समझने पे खर्च किया, लेकिन क्या आपने कभी अपनी मेमोरी टेक्निक्स पे खर्च किया? अगर वो नहीं किया तो इट इज़ वेरी सैड, क्योंकि पूरा स्ट्रेस आप भी झेल रहे हैं, मेमोरी टेम्परेरी बन रही है, एग्जाम के साथ में आप डर रहे हैं, ऊपर से एग्जाम के रिजल्ट से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और लाइफ में सफलता का अता पता नहीं, क्योंकि आपकी गाड़ी का एक टायर पंचर है। 3 टायरों में लाखों रुपए खर्च किए हैं, तो एक टायर को ठीक कर लेते हैं। ये सॉफ्टवेयर अब आपके लिए अवेलेबल है हमारी संस्था की तरफ से 3000 रुपीज में। एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लाइफ टाइम का लर्निंग है, जिंदगी भर की मेमोरी है। और कैसे याद होगा, इसके लिए बहुत सारा सिलेबस है जो आपको ऑलरेडी मिला होगा। नहीं मिलेगा तो आपको जिसने भी यहाँ पे इनवाइट किया उससे आप कांटेक्ट कर लीजिए, वो उसका सिलेबस आपको दिखा देंगे। ये सॉफ्टवेयर बहुत इजी है बच्चों, इसको कैसे पढ़ना है मैं बता देता हूँ आपको एक सॉफ्टवेयर मिलेगा जो कि आपके मोबाइल पे भी खुल जाता है और लैपटॉप कंप्यूटर पे भी खुल जाता है, वीडियो फॉर्मेट में होता है। उसमें चैप्टर आएगा, एक दिन एक वीडियो देखना है, उसमें एक मेथड कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगले दिन दूसरा वीडियो देखना है तो नया मेथड कंप्लीट होगा। तीसरा दिन रिवीजन, हर थर्ड डे रिवीजन का है, उसमें आपको पहले और दूसरे दिन का रिवीजन वीडियो देखना है। इस तरह से आपको ये कंप्लीट 20 वीडियो को सॉफ्टवेयर कंप्लीट करना है, राइट। अब आप सोचिए दोस्तों, अगर लगभग 150 रुपीज का एक मेथड का वीडियो है, इस तरह से 20 वीडियोस के 3000 रुपीज हैं। और ये पूरा का पूरा एक क्लिक पर आप कहीं भी सीख सकते हैं। एक ही बार सीखना है, पढ़ाई तो होती भी रहेगी, करनी भी पड़ेगी। याद करना तो आपको सीखना पड़ेगा, और नहीं सीखेंगे तो भी याद करना पड़ेगा। एग्जाम देना है, पढ़ाई करनी तो याद तो करना है। हर जगह से अलग अलग तरह के लर्निंग प्रोग्राम अगर आप इन दिनों ले रहे हैं तो वो आपको बस सब्जेक्ट ही पढ़ाए जा रहे हैं, सब्जेक्ट को नए नए तरीके से पढ़ाया जा रहा है, लेकिन कैसे याद करें कोई तरीका नहीं बता रहा। तो ये आपके सॉफ्टवेयर ऐसा है जो आपके घर पर है। आज हमने यहाँ पे कमेंट को क्लोज किया हुआ था क्योंकि यहाँ पे पूरे इंडिया से फ्रेंचाइजी जुड़ी हुई है और बहुत सारे मेरे खुद के तैयार किए हुए ट्रेनर और फ्रेंचाइजीज जो हैं, जो हमारे सेंटर्स हैं, जो अलग अलग सिटी में ऑपरेट कर रहे हैं, उन्होंने आपको इनवाइट किया है। तो सबका पर्सनलाइज डेटा है, सबका पर्सनलाइज जो है यहाँ पर ऑडियंस है, और वो ऑडियंस से मैं दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपका इंटरेस्ट है ये सॉफ्टवेयर लेने का और इस तरह का मेथड आपको अच्छा लगा हो, जबकि मेरे पास सोर्सेज यहाँ पर एनिमेटेड नहीं है, पर ये पूरा सॉफ्टवेयर एनिमेटेड है, ये आपको डायरेक्ट लर्निंग देगा, जिसके अंदर मेरा वॉइस ओवर भी है और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। उसके बाद उसका एग्जाम है, फिर सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा, वो सर्टिफिकेट भी इंटरनेशनल लेवल का सर्टिफिकेट। और इसी के साथ साथ आप इसके अंदर आगे एडवांस मेथड अगर सीखना चाहते हैं तो यही सॉफ्टवेयर जो है, इसमें नए नए चीज़ें आती रहेंगी। एक बार आप लेंगे, एक बार इन्वेस्ट करेंगे, 1 साल तक का सब्सक्रिप्शन 3000 रुपीज़ है और इसमें नई नई चीज़ें आती रहेंगी। इस तरह से आप ये एक प्रोग्राम अपने बच्चों के लिए ले सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि जहां हम हर साल 1 लाख से 2 लाख रुपया लिखने, पढ़ने, समझने में खर्च करते हैं, यानी बाकी 3 टायर पे खर्च करते हैं, बच्चा 2 लाख रुपए की स्टडी का एवरेज निकाल करके 5 साल से 25 साल यानी 20 साल कम से कम पढ़ेगा तो आपका एक्सपेंस होगा ही होगा। यानी करीब करीब आपकी पढ़ाई का एक्चुअल एक्सपेंस 40 लाख से 50 लाख रुपया है केवल 3 टायर का। वो गाड़ी किस काम की जिसके 3 टायर में 50 लाख रुपए लगे हुए हैं और चौथा टायर पंचर है, तो वो गाड़ी कभी आगे नहीं बढ़ेगी। तो चौथा टायर की कॉस्ट केवल 3000 है, वो लगाते ही ये 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस हो जाएगा, वरना ये 50 लाख वेस्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली जैसे मान लीजिए मेरे पिताजी ने या मेरे पिताजी के पिताजी ने उन पे 1 लाख रुपए खर्च किया पढ़ाई पे, लेकिन उनको आज कुछ याद ही नहीं है, तो जो भी पढ़ाई उन्होंने की थी वो ब्रेन में तो है ही नहीं, तो इसका मतलब वो 1 लाख वेस्ट हो गया। उसके बाद उन्होंने लाइफ में खुद कुछ सीखा होगा तो अपनी लाइफ में कुछ कर पाए। इसी तरह से ये बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं, आपको लगता है पढ़ाई सबसे इंपॉर्टेंट है, पर वो तभी है जब वो लाइफ में काम आएगी। अब वो लाइफ में काम आएगी इसके लिए 3000 है, और इन दिनों काम आएगी इसके लिए तो आप ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। बस ये कॉम्प्लीमेंट करते ही, ये 3000 ऐड करते ही ये बाकी गाड़ी कंप्लीट हो जाएगी और तेजी से चल पड़ेगी और बच्चों को बड़ा मजा आने लगेगा। इसी के साथ जितने भी बच्चे यहाँ जुड़े हुए हैं, जितने भी पेरेंट्स यहाँ जुड़े हुए हैं, सीधा कांटेक्ट कीजिए हमारी उन लोगों से, उन ट्रेनर्स से, उन फ्रेंचाइजी से, उन सेंटर से जो आपके शहर में ऑपरेट कर रहे हैं, जिन्होंने आपको आज यहाँ इनवाइट किया है। कोई भी क्वेरी आप उनसे पूछिए, उनके अलावा आप मुझसे पूछ सकते हैं। गूगल पे जाएंगे, गूगल पे टाइप करेंगे बेस्ट ब्रेन साइंस ट्रेनर इन इंडिया, या आप टाइप कीजिए विनोद शर्मा ब्रेन साइंस। अगर आपको मैं वहाँ दिख जाता हूँ तो वहाँ रिव्यू नाम का ऑप्शन आएगा, उस रिव्यू के अंदर आज के इस प्रोग्राम का फीडबैक दीजिए। कोई क्वेरी है तो कीजिए, लेकिन उस सॉफ्टवेयर के लिए जो आपको चाहिए ही चाहिए, सीधा कांटेक्ट कीजिए जिन्होंने आपको यहाँ इनवाइट किया है। आपके यहाँ जितने लोग हैं उनमें से कोई अगर ट्रेनर बनना चाहता है या इस तरह की कोई चीज़ चाहता है तो वो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं सीधा उन्हीं लोगों से जिन्होंने आपको यहाँ इनवाइट किया है कि कैसे इसमें और ट्रेनिंग ली जा सकती है। टीचर अगर चाहें तो ब्रेन साइंस की ट्रेनिंग ले सकते हैं। इन सब के लिए हमारे ट्रेनर्स पूरे इंडिया में हैं,
जिन्होंने आज मुझे यहाँ इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत मज़ा आया, आपको भी आया होगा, और मुझे पूरा यकीन है कि पढ़ाई का एक नया डायमेंशन अब आपके सामने खुल रहा है। इट इज़ नॉट अ न्यू डायमेंशन, इट इज़ अ मैंडेटरी डायमेंशन, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट व्हील ऑफ योर कार्ड। थैंक यू सो मच, बी हैप्पी, बी वाइज, बी इंटेलिजेंट। थैंक यू। ठीक है।